नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम धर्म और जय था। दोनों के बीच अत्यधिक प्रेम था, परंतु छोटे भाई की शादी के बाद जब नई बहू घर में आई तो परिवार में अनबन शुरू हो गई। उसने अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए, जिससे आज उनका बंटवारा होना था। गांव के पंचायती चबूतरे पर जहां पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते थे, आज सबकी निगाहें इन भाइयों के बंटवारे पर टिकी थी। जय के चेहरे पर खुशी थी, जबकि धर्म अपनी पत्नी के साथ बैठा दुखी मन से आंसू बहा रहा था। उसकी पत्नी लीला उसे सांत्वना देते हुए कह रही थी, इतना दुखी मत हो, जैसा होगा अच्छा ही होगा। दूसरी तरफ जय अपनी पत्नी लाडो के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। लाडो उसे समझाते हुए कह रही थी, देखिए, हिसाब बराबरी का होना चाहिए, कोई रहम की जरूरत नहीं है। जय अपनी पत्नी से सहमति जताते हुए कहता है, ठीक है, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। अभी जय की शादी को 3 महीने भी नहीं हुए थे। धर्म जय का बड़ा भाई था और दोनों एक ही माँ के बेटे थे। उनके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। जय जब 12 साल का था तब उसकी माँ ने उसे धर्म और लीला की देखरेख में छोड़कर संसार से विदा ली थी। तब से धर्म और लीला ने उसे अपने बच्चों की तरह पाला था। धर्म के भी 2 बच्चे थे, एक 7 साल का लड़का जिसका नाम चंपक था और एक 5 साल की लड़की जिसका नाम चमेली था। गांव में शिक्षा की कमी थी और गरीबी ने उन्हें घेर रखा था। जया को पढ़ाई का ज्यादा शौक नहीं था, इसलिए उसने भी ज्यादा पढ़ाई नहीं की, परंतु वह अपने भाई धर्म के साथ खेतों में मेहनत करता था। उनके पास मिट्टी और कपड़ों से बना हुआ एक छोटा सा 2 कमरों का घर था। घर के बाहर एक छोटा सा आंगन था जिसमें रात में गाय और बैल बांधे जाते थे। धर्म को अपने पशुओं से बहुत प्रेम था। शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता हो जब वह अपने हाथों से उन्हें रोटी न खिलाता हो। उसके बच्चे भी कभी कभी अपनी माँ से छुपाकर उन्हें 1-2 रोटी ज्यादा खिला दिया करते थे। धर्मा कहता, ये मेरे पशु नहीं, मेरी मेहनत और दुख में साथ देने वाले मेरे अपने हैं। वह उनके माथे को सहलाता और उनके सींगों पर तेल लगाता था। धर्म और जय दोनों में अत्यधिक प्रेम था और उनके इस प्रेम को देखकर ईश्वर भी प्रसन्न होते थे। उनकी खेती में अच्छी पैदावार होती थी और अनाज बेचकर उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती थी। उनके घर के पशु भी खुशहाल जीवन जी रहे थे, परंतु ऐसा लगता था कि खुशियों का यह दौर अब समाप्त होने वाला था। आखिरकार कब तक खुशियों की रोशनी बनी रह सकती है? अब उनके जीवन पर दुख के बादल मंडराने लगे थे। ये दुख लाडो के रूप में उनके जीवन में आया था। लाडो का रिश्ता धर्म और लीला ने नहीं, बल्कि दूर की एक चाची ने करवाया था। लाडो जय को भी बेहद पसंद थी और अपने रुतबे में भी जैसे कहीं जय से बढ़कर थी। उसके पिता का दूसरे गांव में एक बड़ा राशन का कारोबार था, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती थी। लाडो के 2 छोटे भाई भी थे। चूंकि लाडो उनकी एकमात्र बेटी थी, इसलिए उसके पिता ने इस शादी में उम्मीद से ज्यादा उपहार दिए थे। कपड़े, जेवर, मिठाइयां और कुछ नकद भी शामिल थे। पूरे गांव में चर्चा थी कि जय का रिश्ता एक बड़े खानदान में हुआ है। इस बात से जया धर्मा भी गर्व महसूस कर रहे थे। लोग कहते थे, धर्मा भैया ने सच में जय का रिश्ता बड़े ऊंचे घराने में किया है। शामू ने कहा, हाँ भाई, देख नहीं रहे कितना कुछ दिया है लड़की वालों ने। जगत ने जवाब दिया, मगर बड़े घर की बेटी है, अपने नखरों से सबका जीना हराम कर देगी, देख लेना। शंकर ने भी चिलम आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर बड़े घर की बेटी का जो होता है वो बड़े ही होते हैं। राजू काका बोले, अरे ऐसा मत कहो, बड़े घर की बेटियों में भी शालीनता होती है। लेकिन काका, देख लेना, आते ही घर बांट देगी। चिलम का कश खींचते हुए श्यामू बोला। ऐसी ही गांव वालों की बातें चलती रहती थी। चिलम का द्वार चलता रहता था, क्योंकि लोग एक साथ बैठते थे और तरह तरह की बातें करने लगते थे। अब वो दिन भी आ गया जब लाडो विदा होकर जय के घर आ चुकी थी। गाड़ी में जय और लाडो बैठे थे। लाडो के साथ उसका एक भाई रघु
और जय के भतीजे भतीजे भी बैठे थे। गाड़ी द्वार पर आकर रुकी। लीला दौड़कर आरती की थाल लेकर आई। गांव की दूसरी औरतें भी वहां जमा हो चुकी थी। गांव के बच्चे चॉकलेट और पैसे पाने के लिए जुट गए थे। जय और लाडो की आरती उतारी गई और उनका घर में प्रवेश हुआ। मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी हुई। सभी खुश थे। लीलाधर माँ तो कुछ ज्यादा ही खुश थी, मगर सबसे ज्यादा खुश चंपा और चमेली थी, क्योंकि उन्हें नई चाची मिल गई थी। चंपा लाडो को पकड़कर बोली, ये मेरी चाची है। चमेली बोली, नहीं, ये मेरी चाची है। बोलते हुए चमेली लाडो के पास बैठ गई। उसके एक ओर रघु बैठा था। बच्चे लगातार लड़ रहे थे कि ये मेरी चाची है, नहीं, ये मेरी चाची है। रघु बोला, ये मेरी दीदी है, और दोनों में झगड़ा हो गया। चंपक ने गुस्से में आकर रघु को मार दिया। रघु जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर लाडो ने रघु को अपनी गोद में उठा लिया। अब क्या था, चंपक भी रोने लगा कि वह भी चाची की गोद में बैठेगा। वह जिद पर अड़ गया और लाडो की गोद में बैठने लगा। तभी लाडो ने उसे धक्का दे दिया और वह बेचारा नीचे गिर पड़ा। उसके माथे पर चोट आ गई। रोता चिल्लाता चंपक मारने के लिए लाडो की तरफ दौड़ा, लेकिन लाडो ने उसका हाथ पकड़कर उसे 2-4 थप्पड़ जमा दिए और दूसरी ओर धकेल दिया। ये सब देखकर वहीं बैठी चाची बोली, अरे लीला, बच्चों को क्यों मार रही हो? कहते हुए चाची ने चंपक को लीला से छुड़ाया और अपने पास खींच लिया और कहने लगी, लीला, एक तो बहुरिया ने इसे इतना मारा और अब तू भी मार रही है? चाची की बात सुनकर लीला बोली, ये बच्चे कम शरारती नहीं है, रहने दो चाची, इन्हें गोद में नहीं बिठाऊंगी। ये सुनकर लाडो गुस्से से भर गई और चाची से कहने लगी, अगर इतनी दया आ रही थी तो खुद ही गोद में ले लेती। चाची ने कहा, देखना, इस नागिन ने आते ही अपना फन फैलाना शुरू कर दिया है। धनिया चाची बोलते हुए बाहर निकल गई। लीला, बच कर रहना, ये पैसे का घमंड देखना, कहीं तुम्हारे घर की खुशियों को न डस ले। कहते हुए बाकी औरतें भी चली गई। लाडो गुस्से में बोल पड़ी, खुद तो नागिन हो और दूसरे को डंक मारने की बात कहती हो। सब मेहमान चले गए। लीला दबे स्वर में बोली, बस कर बहुरिया, अब कितना बोलेगी? चंपक की गलती थी, मैंने उसे मार दिया। कुछ खा ले, भूखी होगी। कहते हुए लीला ने खाने की थाली लाडो की तरफ बढ़ाई। बस करो दीदी, मिजाज यूं ही खराब हो गया है। लैला अपने पलंग पर लौटते हुए लाड़ से उठकर बैठ गई और फिर प्यार से रघु को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। थोड़ी देर बाद चंपक और चमेली भी आ गई और मचलते हुए बोली, मामा, हमें भी खिलाओ। अम्मा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें भी खिलाती हूं। लैला तीनों बच्चों को एक साथ अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। कुछ ही देर में रघु, चंपक और चमेली एक साथ खेलते खेलते घुल मिल गए। उधर तीनों जानवर, लाली, काली और गौमाता भी अपनी ही मस्ती में मग्न थे। लाली ने नांद में मुंह डालते हुए कहा, क्यों काली, आजकल तो मालिक के घर में बड़ी चहल पहल रहती है। काली ने हामी भरते हुए जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं। छोटे मालिक की शादी हुई है और बहुरिया भी कितनी सुंदर लग रही थी, इसलिए तो हमें रोज पूरी पुलाव सब्जी खाने को मिल रहे हैं। गौ माता ने भी बातों में शामिल होते हुए कहा, खा लो भाई, जितना आराम करना है कर लो, 10 दिन बाद फिर खेतों में जाना है, हल चलाना है। लाली ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक भी तो हमारी कितनी सेवा करते हैं, इसलिए हमें भी तो उनकी सेवा का फल देना चाहिए। हंसते हुए काली बेल ने कहा, दिन भर हम खेतों में मेहनत करते हैं और ये महारानी हरी हरी घास चरने का आनंद उठाती है। गौ माता ने मुस्कुराते हुए अपनी तारीफ सुनी। मौसम बदल चुका था और सपनों के साकार होने का समय आ गया था। हालात अनुकूल नहीं थे। जय के विवाह को 3 महीने हो चुके थे और उसे अपने पिता की संपत्ति का बहुत घमंड हो गया था। वो रोज किसी न किसी बहाने लीला से झगड़ता था, लेकिन सीधी सादी लीला चुपचाप सहन करती थी। धर्मा, जो रोज अपनी पत्नी की सहनशीलता की परीक्षा देखता था, अपने पुत्र के अन्याय के सामने मजबूर हो गया था। आखिरकार धर्मा ने अपने क्रोध को काबू में रखते हुए उस फैसले को स्वीकार कर लिया जिसे वो कभी मंजूर नहीं करना चाहता था। प्रेम की हार और नफरत की जीत हो चुकी थी। एक विश्वास, एक रिश्ता आज टूटने वाला था।
धर्मा अब इस बंटवारे के लिए तैयार हो चुका था, क्योंकि रोज रोज के झगड़े का यही एक उपाय था। गांव में शोर मच गया। कुछ लोगों के लिए यह बहुत दुखद समय था, लेकिन लाडू के पक्ष के लोग इसे अपनी जीत मान रहे थे। बंटवारे का दिन तय हो चुका था और पंचायत में सब इकट्ठा हुए थे। पंचों ने फैसला सुनाया, जिससे घर के ही नहीं, आत्माओं के भी 2 हिस्से हो गए। भाई भाई के रिश्तों को बांट दिया गया। घर के कमरों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। फर्क सिर्फ इतना था कि अब सब कुछ बदल गया था। पहले जो दोनों भाई धर्म और जय एक साथ रहते थे, उनके बीच अब एक ऐसी बड़ी दीवार खड़ी हो गई थी जिसमें नफरत के ईंटें लगी थी। सामान के बंटवारे में जो चीजें पहले से ही तय थी, वो बांट ली गई थी। विभाग के समय जब सामान बांटा जा रहा था, तो जो भी चीजें घर से लाई थी, वह सब अलग कर ली गई। यहां तक कि घर के छोटे मोटे बर्तन जैसे चम्मच और गिलास तक की गिनती करके दोनों भाइयों में बराबर बांट दिए गए। खेत और जमीन भी 2-2 हिस्सों में विभाजित कर दी गई। अब बारी आई घर के पशुओं की। एक बैल धर्म को मिला और दूसरा जय को। गाय को बेचकर जो पैसे मिले, उसे दोनों भाइयों में बराबर बांट दिया गया। पंचों ने सुझाव दिया कि यदि कोई भाई दूसरे को पैसे देकर गाय ले सकता है, तो वह गाय उसकी हो जाएगी। लेकिन वह गाय इतनी अच्छी थी कि उस पर गांव के कई लोग नजर लगाए बैठे थे। इसीलिए पंचायती सभा में तुरंत ही उस गाय का सौदा कर दिया गया और पैसे को दोनों भाइयों में आधा आधा बांट दिया गया। आज सारे रिश्ते नाते, भावनाएं सब बंट गए थे। जो विश्वास और उम्मीद दोनों भाइयों के बीच थे, वे सब टूट चुके थे। जय के हिस्से में जहां बंटवारे की खुशी आई, वहीं धर्म के हिस्से में बंटवारे का दर्द आया। धर्म, जिसने अपने छोटे भाई को पिता बनकर पाला था, आज उसी भाई के साथ उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। आखिरकार जख्म कब तक रह सकते हैं? समय बड़े से बड़े जख्मों को भर देता है और गहरे से गहरे दर्द को भी भुला देता है। वक्त बीतता गया और धर्म और जय को अलग हुए 6 महीने गुजर गए। धर्म ने अपने अंदर के सारे दुख दर्द को भुला दिया और अपनी मेहनत में जुट गया। वह दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता, अपने बैल को अच्छी तरह से खिलाता पिलाता और खेती की सारी तैयारियां करता। चंपक और चमेली भी अपने पिता का पूरा साथ देते थे। धर्म ने गौ माता के बिकने का दुख भी झेल लिया और उन पैसों को खेती में लगा दिया। कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है और ईश्वर मेहनती लोगों की मदद करते हैं। धर्म की मेहनत और ईमानदारी का फल उसे मिल रहा था। वहीं दूसरी ओर जय अपनी पत्नी लाडो के पल्लू से बंधा हुआ था। न वह कोई काम करता और न ही कोई जिम्मेदारी निभाता। गौ माता के बिकने से जो पैसे मिले थे, उसे लाडो और जय ने ससुराल वालों पर खर्च कर दिए थे। लाडो और जय जब अपने मायके गए, तो शुरुआत में उनका अच्छा स्वागत हुआ, लेकिन जैसे ही पैसे खत्म होने लगे, लाडो के परिवार पर उनका बोझ बढ़ने लगा। लाडो की मां ने उन्हें समझाया कि मेहमान 3 दिन तक ही अच्छे लगते हैं। जय और लाडो को यह बात समझ में आ गई और जय ने लाडो से वापस घर चलने को कहा, परंतु लाडो ने कुछ दिन और रुकने का जिद किया। एक दिन जब लाडो ने अपनी मां से कुछ पैसे मांगे, तो मां ने गुस्से में जय और लाडो को घर से बाहर निकाल दिया। जय और लाडो वापस अपने घर लौट आए, तो लाडो ने देखा कि लाली, जो बंटवारे में जय को मिला था, अपनी रस्सी को काटकर काली के साथ मजे से घास खा रहा था। प्यासे दोनों अपने अपने घर मजे से चले गए, लेकिन लाली बैल को तो यूं ही छोड़ गए जैसे उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। उन्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि बेजुबान जानवर का क्या होगा। शाम को जब धर्मा काली के लिए खाना लेकर आता, तो उसे देखकर लाली बैल की उदासी भी झलकती। धर्मा का दिल पसीज जाता और वह काली के चारे में थोड़ा लाली के लिए भी मिला देता, ताकि वह भी पेट भर सके। चमेली भी अपने हाथों से रोज रोटियां बनाकर लाली को खिलाती थी। लाली बैल को अब धीरे धीरे इस बंटवारे और जुदाई का एहसास होने लगा था। वह अक्सर काली से कहता, भाई मालिक, अब तुम्हें रोज 2 वक्त का खाना देते हैं और मुझे 1 ही वक्त का। मैं तंदुरुस्त हूं, फिर भी मालिक मुझे काम पर नहीं ले जाते, मगर तुम्हें ले जाते हैं। क्यों? काली बैल जवाब देता, भाई मालिक अब अलग हो गए हैं। पुराने मालिक ने मुझे रख लिया
और उनके भाई के पास तुम चले गए हो, इसलिए ये सब हो रहा है। लाली बैल सुनकर दुखी हो जाता और कहता, हाय रे मेरी किस्मत, मैं तो जैसे किसी दुष्ट के हिस्से आ गया हूं। प्रभु, मुझसे कौन सी गलती हो गई? आकाश की ओर देखते हुए वह काली से कहता और खाना चबाने लगता। काली हंसकर कहता, भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, कुराने मालिक जैसा कोई नहीं है। लाली जवाब देता, हाँ लेकिन उनके भाई भी बुरे नहीं है, बुरी तो उनकी पत्नी है, सच्ची चुड़ैल। जब से आई है सब उलट पुलट कर रही है। दोनों हंस पड़ते और फिर खाने में लग जाते। लेकिन जब लाडो ने देखा कि लाली बैल काली के साथ मजे से खा रहा है तो वह अंदर ही अंदर जल भुन गई। वह जैसे बोली, देख रहे हो अपने भाई का जादू, हमारा बैल भी अब उनका हो गया है। देखो, रस्सी तोड़कर उनकी नांद में मुंह डालकर खाना खा रहा है। जय ने गुस्से से भरकर एक बड़ा डंडा उठा लिया और लाली बैल की तरफ बढ़ा। लाली डर कर भागने लगा, मगर जय ने उसकी रस्सी पकड़ ली और उसे खूंटे से बांध दिया। फिर जय ने उस पर जमकर डंडे बरसाए। बेचारा लाली दर्द से चीख पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जय लाली को वहीं छोड़कर वापस घर चला गया। उधर काली ने जब लाली की हालत देखी तो उसका भी दिल टूट गया। उसने भी खाना छोड़ दिया और लाली के साथ साथ रोने लगा। बाद में चमेली ने जब देखा कि काली ने नांद में चारा पड़ा है और वह रो रहा है तो वह सारा माजरा समझ गई और अपने पापा धर्मा से जाकर कहने लगी। धर्मा का खून खौल उठा। वह गुस्से में बोला, भाई की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो एक बेजुबान बेजान जानवर को इस कदर मारा है। धर्मा ने अपनी पत्नी लीला से कहा, थोड़ा दूध गर्म कर और उसमें हल्दी डालकर लाली को पिला दे। लीला बोली, पागल हो गए हो लाडो, फिर कोई नया ड्रामा करेगी, चुपके से चंपक को भिजवा दूंगी। धर्मा चुपचाप चारपाई पर जाकर लेट गया, माथे पर हाथ रखकर सोचने लगा। उधर लीला चूल्हे के पास रोटियां सेक रही थी। उसने चंपक को आवाज लगाई, बेटा इधर आना जरा। चंपक ने कहा, हाँ माँ बोलो। लीला ने कहा, बेटा ये रोटियां काली को खिला, और रोटियां उसके हाथ में पकड़ा दी। चंपक खुशी खुशी बाहर निकला और काली के पास पहुंचा। उसने रोटी खिलाने की कोशिश की, मगर काली रोटियों को सूंघकर लाली की ओर देखने लगा और रोने लगा। चंपक ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, खा ले काली, माँ ने गर्मागर्म रोटी भेजी है। काली ने रोटी खाने के बजाय चंपक को चाटना शुरू कर दिया, जैसे कह रहा हो, मुझे नहीं, ये रोटियां मेरे भाई लाली को खिला दो, बेचारा बहुत भूखा है और आज बहुत मारा भी गया है। चंपक ने चुपके से लाली की तरफ देखा, जो मायूस नजरों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चंपक ने चुपके से दौड़कर लाली के पास जाकर रोटियां खिला दी। लाली ने रोटियां खाते हुए चंपक के हाथों को चाटना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चंपक ये देखकर मुस्कुरा उठा। लाली का दर्द देखकर उसका दिल भी पसीज गया। वह दौड़कर वापस घर गया और अपने पापा से कहा, पापा कुछ कीजिए, आज लाली बहुत रो रहा है, उसे बहुत दर्द हो रहा है, चाचा ने बहुत मारा है। धर्मा ने अपने माथे से हाथ हटाया और बोला, बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मैंने कुछ किया तो तेरा चाचा लाली को और मारेगा, ये मैं नहीं देख सकता। धर्मा रोते हुए यह बात कहने लगा और चुप हो गया। जब मैं सिर्फ 1 साल का था तब लाली और काली को लेकर इस घर में आया था। मैंने उन्हें हमेशा अपने बच्चों की तरह पाला पोसा और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी, और उन्होंने भी वफादारी और मेहनत से मेरी सेवा की। वे इतने समर्पित थे कि मुझसे ज्यादा मेरे खेतों की चिंता रहती थी। सुबह होते ही दोनों बहनें जैसे मुझे खेत जोतने के लिए बुलाने लगती, चलो खेत में काम करने का वक्त हो गया है। जैसे ही मैं अपना जुआ उठाकर खेत की तरफ जाता, वे बेचारे बिना पानी पिए खेत जोतने लगते थे। मेरी लाली और काली दोनों बैल मेरे लिए बच्चों से कम नहीं थे, मगर आज हालात ने हमें अलग कर दिया। आज सिर्फ लाली को मारना नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने मेरे बच्चे को मारा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं जिया को घर से खींचकर उसे 2 थप्पड़ लगा दूं, मगर मेरी मजबूरियां मुझे रोक रही है। धर्मा यह कहते हुए जोर जोर से रोने लगा। धर्मा को इस हाल में देखकर लीला ने रोटियां बनाना छोड़कर उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, मैं जानती हूँ जी,
ये बैल सिर्फ जानवर नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा थे, हमारे बच्चों जैसे थे। मगर समय के आगे किसकी चली है। आप रोना बंद कर दीजिए, मैं अभी लाली बैल के लिए दूध और हल्दी बनाकर भिजवाती हूँ। लीला ने दूध, पानी और हल्दी को बाल्टी में मिलाकर धर्मा से कहा, अजी सुनते हो, दूध और हल्दी तैयार है, जाइए चुपके से लाली बैल को पिला दीजिए। ध्यान रखिएगा, कहीं उसकी पत्नी देख न ले, नहीं तो एक और ड्रामा शुरू हो जाएगा और बेचारे बेजुबान जानवरों को हमारे झगड़े की सजा मिलेगी। धर्मा चारपाई से उठकर अपने आंसुओं को पोंछते हुए बाल्टी लेकर बाहर की ओर चल दिया। उसने देखा जय के घर के दरवाजे बंद है। वह चुपके से लाली बैल के पास गया। जैसे ही लाली ने धर्मा को देखा, वह दर्द भूलकर खड़ा हो गया और अपने सिर को झुकाकर धर्मा के पैरों को चाटने लगा, जैसे वह उसे प्रणाम कर रहा हो। धर्मा ने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, चिंता मत कर मेरे बच्चे, मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर सोच लूंगा। तब तक तो यह हल्दी वाला दूध पी ले और अपने दर्द से छुटकारा पा ले। लाली ने खुशी खुशी दूध पी लिया। उधर काली भी खड़ा हो चुका था और धर्मा को देखकर बार बार सिर हिला रहा था, जैसे अभिवादन कर रहा हो। धर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुझे भी तकलीफ हो रही है, मगर तू चिंता मत कर, तुम मेरे बच्चे हो और एक पिता अपने बच्चों की तकलीफ कभी भी सहन नहीं कर सकता। मेरी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए मैं खामोश हूं, मगर कोई रास्ता मैं जरूर निकाल लूंगा। दोनों बैल हंसी खुशी खड़े थे। लाली ने सारा दूध पी लिया था। धर्मा जल्दी से बाल्टी लेकर काली के पास पहुंचा और उसे सहलाते हुए कहा, काली मेरे बच्चे, भूखा मत रहो, देख तेरा भाई दूध पी रहा है, अब जल्दी से ठीक हो जाएगा। धर्मा ने काली के माथे को सहलाया और वह बाल्टी लेकर घर वापस आ गया। लीला ने पूछा, क्यों जी, हल्दी और दूध पिला दिया लाली बैल को? धर्मा ने कहा, हाँ चंपक की मां, पिला दिया। बेचारा दर्द से कराह रहा था, बहुत दुखी था, मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। धर्मा ने धीरे धीरे रोटियां तोड़कर खाना शुरू किया और बोला, जैसे चंपक और चमेली मेरे बच्चे हैं, वैसे ही लाली और काली भी है। मैंने अपने बैलों को बच्चों की तरह प्यार किया है। उधर जय के सारे पैसे तो ससुराल वालों पर खर्च हो चुके थे। अब तो घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु अत्यधिक तंगी आ गई थी, जिससे गृहस्थी चलना असंभव हो गया था। बचे अनाज से मात्र 2-4 दिनों की बचत हो पाई थी, परंतु अब परिस्थिति गंभीर रूप ले रही थी। न तो रसोई में सामग्री थी, न ही धनराशि बची थी। इस कारण लारो हर दिन मतभेदों में उलझने लगी और चिल्लाती रही, हम लोग कितने सुंदरता से अपने आशियाने में रह रहे थे, तुम्हें मेरी माँ से झगड़ा क्यों करना पड़ा? आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने हमें दोनों को घर से निकाला। जय चिल्लाते हुए उसने कहा, मैंने तो हमेशा तुम्हारा पक्ष लिया, तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी, फिर भी मुझे ही दोषी ठहरा रही हो। जब जय ने लाडो से बात करने की कोशिश की तो लाडो ने उत्तर दिया, किसने कहा था कि तुम्हें मेरे पक्ष में लड़ना चाहिए? वो मेरी माँ थी, जो कुछ भी कहती थी, लेकिन तुम्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। न तुम बीच में आओगे और न मुझे यहाँ आने की जरूरत थी। हमारी जिंदगी कितनी सुखमय थी, बिना भोजन बनाने की चिंता के। अब काम काज की चिंता ने सब कुछ बदल दिया है। रसोई में अनाज की कमी आ गई है, तो इसे कहाँ से लाएंगी? लाडो ने घर में चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, अपने घर चलो और धन खर्च करो। अगर उन धनराशियों से खेती और मजदूरी की जाती तो अनाज की कमी नहीं होती और घर भी समृद्ध रहता। उसने गुस्से में जय से कहा, तुम खेती करो, मगर कौन रोक रहा है? तुम तो आलसी हो, मैं कैसे खेती करूंगी जब हमारे पास बीज, खाद, पानी की व्यवस्था नहीं है? जब तक तुम खेती नहीं करते, अनाज नहीं होगा, तो हम कैसे जीवित रहेंगे? जाओ और राशन और पानी की व्यवस्था करो। जय ने जवाब दिया, मैं क्या करूं? समझ नहीं आ रहा। किसी से धन उधार मांगूं तो शायद कोई न दे। हमारे पास कोई दूसरा नहीं है जो हमारी मदद करे। फिर उसने कहा, मेरे भाई जैसा कोई नहीं है, अब मुझे खुद कुछ सोचना होगा। सोचते हुए लाडो ने सुझाव दिया, एक काम करो, ये बैल को भाड़े पर लगा दो, किसी खेत जोतने वाले को भेजो और रोज इसे काम पर भेजो। इससे 2 रुपए की आय होगी और हमारा काम भी चलने लगेगा। जय ने सहमति जताई, ठीक है,
मैं इसे काम पर भेजता हूँ, 9-4 रुपए का इंतजाम करता हूँ। कहते हुए वह घर से निकल गया। सुबह के 8 बजे की घंटी बज रही थी। जय ने भाड़े के लिए मजदूर ढूंढने शुरू किए। गांव के लोगों से मिला, सबने अपने बैलों को भाड़े पर देने का प्रस्ताव रखा। अंत में उसने रेबेल से कहा, मेरे बैल को भाड़े पर ले लो। दरमा ने सुबह सुबह, लाली ने अपनी नांद में सानी पानी मिला रहा था और अवसर देखकर उसने थोड़ा सा दाना पानी खा लिया। पास में बंधे लाली बैल की भी खुराक डाल दी। दोनों मृग एक दूसरे के मुख देखते, फिर धर्म का मुख देखते हुए खाने लगे। लाली जानता था, यदि जय लाड़ो ने इसे खाते देखा तो उसे मुसीबत हो सकती है, इसलिए वह जल्दी से खाना खा रहा था। मगर उसकी नान में मुंह लगाए बैठा था और मन ही मन सोच रहा था, शायद पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छा किया था, जिस कारण मुझे आज एक पिता जैसा मालिक मिला। उसने अपने मालिक को सदा अच्छा रखने की कसम खाई और लगातार खाना खा रहा था। देखते ही देखते हरि काका, जो गांव के ही रहने वाले थे, जय के बैल को भाड़े पर लेने के लिए तैयार हो गईं। उनका एक बैल 6 महीने पहले ही मर चुका था। अब उनके पास केवल एक ही बैल बचा था, इसीलिए सौदा पक्का हो गया और पूरे 10 दिनों के लिए लाली बैल को हरि काका के पास भेजना पड़ा। इसके साथ ही उसने आधे पैसे हरि काका से ले लिए और बाकी पैसे काम होने पर कहकर लाली बैल को वापस करने का वादा किया। जय ने बैल को खोलते हुए हरि काका के हाथ में पकड़कर कहा, ले जाइए काका, और यदि कोई और भाड़े पर ले जाना मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। हरि काका ने उत्तर दिया, ठीक है जय बेटा, मैं जरूर बता दूंगी। उन्होंने आगे कहा, पहले तो मैं अपने सारे खेत जोत लूंगा। कहते हुए हरि काका ने लाली को रस्सी पकड़ी और उसे ले जाने की कोशिश करने लगी, मगर लाली बहुत उदास और चुप था। वह समझ रहा था कि आज उसके बिछड़ने का दिन है, लेकिन वह इस घर और इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। केवल अपने भाई काली बेल को ही रखना चाहता था, इसलिए वह जाने को तैयार नहीं था। वह फिर से रोने लगा और अपने आप को पीछे खींचने लगा। हरि काका और जय उसकी रस्सी पकड़कर उसे आगे खींचने की कोशिश कर रहे थे, मगर बैल भी उतनी ही ताकत से अपने आप को पीछे खींच रहा था। जैसे ही उसने कहा, मुझे कुछ भी कर लो, यहां से नहीं जाना है, यह देखकर लाली का मन भर चुका था। वह जोर जोर से अपनी रस्सी को खींचने लगा, जैसे कि वह रस्सी तोड़ देना चाहता हो। अंत में रस्सी टूट गई और लाली दौड़ते हुए अपने मालिक जय के पास पहुंचा। हरि काका ने चिल्लाया, अरे बचाओ बचाओ, इस दुष्ट बहन से मुझे बचाओ। उसने लाली की रस्सी छोड़ दी और भागने लगी। तब धर्म ने आवाज सुनकर दौड़ते हुए बाहर आ गया। धर्मा के बाहर आते ही काली एकदम शांत हो गया और लाली बैल भी ठहर गया। तभी जय चिल्लाया, देख भाई, तेरा बैल मेरे ग्राहक को मारकर भगाने की कोशिश कर रहा है, ये ठीक नहीं है। अपने बैल को वापस खूंटे से बांध दे, वरना बात बिगड़ जाएगी। ये सुनते ही काली गुस्से से जय की तरफ घूरने लगा और सिर झुकाकर जमीन को कुरेदने लगा, जैसे वो कह रहा हो, मालिक एक बार इशारा करो, मैं इस दुष्ट को पटक दूंगा। लाली बैल के चेहरे पर थोड़ी शांति दिखी। जय ने गुस्से में एक डंडा उठा लिया और ये देखकर काली और भड़क गया। तभी धर्मा ने काली के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, शांत हो जा काली। इतना सुनते ही काली ठंडा पड़ गया। फिर धर्मा ने जय से कहा, भाई ये पशु है, प्यार के भूखे होते हैं, मार से ये किसी की बात नहीं मानते, प्यार से सहला के देख, तेरी बात मान जाएगा। जय तुनक कर बोला, भाई मुझे सिखाने की कोशिश मत कर, मैं बचपन से खेती कर रहा हूं, जानवरों को खिलाता पिलाता हूं, मुझे पता है इन्हें कैसे काबू में करना है। बंटवारे के वक्त ही तूने चालाकी से अच्छा बैल अपने पास रख लिया और ये कामचोर मुझे थमा दिया ताकि मुझे परेशानी हो, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। या तो ये मेरी बात मानेगा या फिर खा खा कर मर जाएगा, इसीलिए इसे बहुत मारूंगा ताकि एक दिन तो दम तोड़ ही देगा। मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है और क्या नहीं। धर्मा ने समझाया, भाई अगर इतना ही है तो बता, तुझे इस बैल के कितने पैसे चाहिए, ले ले और बैल मुझे दे दे, किसी और को देने से अच्छा है कि यह बैल मेरे पास रहे। तभी जय की पत्नी गुस्से में भरकर बाहर आई और चिल्लाई, अगर बैल को बेचना ही होगा तो हम किसी और को बेचेंगे,
आपको क्यों? आपने जो बेईमानी करनी थी कर ली। अब हम आपके झांसे में नहीं आने वाले। हमें बैल बेचना नहीं है और आप इतनी हमदर्दी मत दिखाइए। हमें आपके जैसे हमदर्द की जरूरत नहीं है। आप अपने बैल की सेवा करो। हमारे हिस्से के बैल जिए या मरे, आपको क्या चिंता है? अपने काम से काम रखिए। इतना सुनते ही लाली बैल गुस्से में भरकर अपने सींग नीचे कर लिया, जैसे मानो अभी किसी को पटक देगा। धर्मा ने आंखों ही आंखों में इशारा किया, मेरे बच्चे शांत हो जा, क्यों मार खानी है? तुम्हारा काम तो खेत जोतना है, तो शांति से साथ चला जा। लाली ने यह समझ लिया और वह चुपचाप खड़ा हो गया। जय ने जोर से डंडा उसके पीछे मारा, लेकिन लाली ने उसे सहन कर लिया और बिना हिले धर्मा को देखता रहा। थोड़ी देर बाद हरी काका आए और लाली बैल की रस्सी पकड़ते हुए जय ने कहा, काका अब इसे निश्चिंत होकर ले जाइए, ये आपको कुछ नहीं करेगा। अगर करे तो इतना मारिए कि दोबारा परेशान करने की हिम्मत ना हो। हरी काका ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मा बेटा, ये बैल अब मेरा है। मुझे बहुत अच्छे से आता है कि पैसे कैसे वसूलने हैं। लाली डरते सहमते रोते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। वह लगातार कभी काली को देखता तो कभी अपने मालिक धर्मा को। उसकी आंखों में आंसू थे और वह हरी काका के साथ धीरे धीरे दूर जा रहा था। इस तरफ काली का गुस्सा फनफना रहा था, लंबी लंबी हुंकारें भरते हुए कभी इधर दौड़ता तो कभी उधर कूदता। उसकी नजरें बार बार लाली से टकरा रही थी और इन मुलाकातों में मायूसी का असर इतना गहरा था कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। खुदा धर्मवीर भी दिल पर पत्थर रखे ये नजारा देख रहा था, कभी लाली की ओर तो कभी काली की तरफ। अंदर से वह खून के आंसू रो रहा था और ऊपर वाले से फरियाद कर रहा था, हे प्रभु, मुझसे ऐसी कौन सी खता हो गई जो मेरे बच्चों को मेरी नजरों से जुदा कर रहे हो। वह काली के पास जाकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। खुद की आंखों में भी पानी भर आया। काली बीच बीच में अपनी जीभ से धर्मा को चाटता, जैसे अपने ही अंदाज में कह रहा हो, मालिक कुछ करो, मेरे भाई को बचा लो। उधर लाली सिर झुकाए आंसुओं से भरी आंखों के साथ धीमे धीमे कदमों से हरी काका के पीछे पीछे चल रहा था। उसकी आंखों में असहायता की झलक थी, जैसे सोच रहा हो, अब क्या करूं, कैसे बचाऊं खुद को। हरी काका लाली के माथे पर हाथ फेरते हुए आगे बढ़ते गए। अब चमेली और चंपक भी लाली के पास आ गए थे। दोनों की आंखों में भी नमी थी। उन्हें अपने बैल से गहरा लगाव था। भले ही वह एक मूक प्राणी था, मगर उनके दिलों में उसके लिए अपार प्रेम था। बच्चे लाली को जाते देख फूट फूट कर रोने लगे और अपने पापा से गुहार लगाने लगे, पापा इसे रोक लो, हमारा लाली बेल जा रहा है। मगर धर्मा बेबस था, कहने लगा, बेटा मैं मजबूर हूं। लाली के जाने का गम काली के लिए सबसे बड़ा था। उसके भाई के बिछड़ने का दर्द उसकी आंखों से बहता रहा। अब न खाने की सुध थी न पीने की। वो बस अपने भाई के बिछड़ने के गम में दुबला होता जा रहा था। उसके आंसू उसके दिल के दर्द को बयां कर रहे थे। शाम को धर्मा काली के लिए दाना पानी लेकर बाहर आया। उसने नांद में चारा पानी अच्छे से मिला दिया, मगर काली की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। काली ने नांद की ओर झांककर भी नहीं देखा। धर्मा ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मत रो काली, बस कुछ दिनों की बात है, फिर तेरा भाई तेरे पास होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम दोनों भाई एक साथ यहां रह सको, लेकिन थोड़ा सब्र करो, रोना बंद करो। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, चलो कुछ खा लो। काली ने धर्मा की बातों को अनसुना कर दिया, जैसे कह रहा हो कि जब तक मेरा भाई मेरे पास नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगा। धर्मा उसे समझा बुझाकर घर की तरफ लौट गया। उधर हरिया अपने क्रोध में लाली को डंडों से मारता पीटता अपने घर ले गया। उसने लाली को एक खूंटे से बांध दिया और गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, तूने मुझे बहुत तंग किया है, अब तुझे मैं सबक सिखाऊंगा। जब एक दिन भूखा रहेगा और खेतों में मेहनत करेगा तब तुझे समझ आएगा। बेचारा लाली सुबह से भूखा प्यासा अपने जख्मों की पीड़ा से कराहते हुए अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। वह बार बार धर्मा और उसके परिवार को याद कर रहा था। अपने भाई काली की भी यादें उसे बेचैन कर रही थी। रात गहराने लगी,
चांद बादलों के पीछे छिप गया। सुबह की पहली किरण के साथ धर्मा पानी की बाल्टी लिए काली के पास आया। उसने देखा कि नांद वैसे ही भरी पड़ी है। धर्मा को समझते देर नहीं लगी कि काली ने कुछ नहीं खाया। धर्मा ने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, ऐसे कब तक चलेगा बेटे? अगर खाना पीना छोड़ दिया तो कमजोर हो जाओगे। मैंने कहा था ना, कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। तुम चिंता मत करो। काली ने जैसे कह दिया हो, जब तक मेरा भाई नहीं लौटेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। धर्मा उसकी इस जिद पर हंसते हुए बोला, बेटा जिद मत करो, आज छोड़ दो, कल खेत जोतेंगे। काली की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। धर्मा ने उसकी हालत देखी और आह भरकर घर लौट गया। आज मैं तुझे साथ नहीं ले जाऊंगा, अपना खाना पानी खत्म कर। यह कहकर धर्म वहां से चला गया। इधर सुबह होते ही हरिया ने खेत जोतने की सारी तैयारी कर ली और लाली बैल की ओर बढ़ा। लाली को देखते ही हरिया मुस्कुराते हुए बोला, तो रात भर भूखे प्यासे रहकर मजा आया ना? चलो अब खेत जोतने का वक्त हो चुका है। ये कहते हुए उसने लाली की रस्सी खोली और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन लाली अपनी जगह से हिला तक नहीं। हरिया बार बार रस्सी खींचता रहा, मगर लाली टस से मस नहीं हुआ। गुस्से में हरिया ने एक बड़ा सा डंडा उठा लिया और बोला, लगता है कल की सजा पूरी नहीं हुई। भले ही तो खेत मत जोत, मगर मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी में कभी किसी के खेत जोतने के लायक नहीं रहेगा। ये कहते हुए हरिया ने जोर से लाठी लाली पर चलाई। डंडे को देखते ही लाली गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने हरिया के पेट में जोरदार वार किया, जिससे हरिया दूर जाकर गिर पड़ा। गिरते पड़ते हरिया उठा और गाली देते हुए बोला, मैं ही मूर्ख था जो तुझे साथ ले आया। लगता है मुझे तुझे वापस करना पड़ेगा, मगर उससे पहले तुझे सबक सिखा दूं। हरिया फिर से डंडा लेकर लाली पर चलाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लाली अब अपने पूरे गुस्से में था। वह हरिया की ओर दौड़ा। यह देखकर हरिया डर के मारे भागने लगा। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लाली वापस उसी रास्ते पर लौट गया जिस रास्ते से हरिया उसे घर लाया था। उसे अपने भाई से मिलने की बेचैनी थी। वह अपने दर्द को भूलकर भूखा प्यासा अपने धर्म मालिक के घर की ओर चल पड़ा, जहां उसका काली नामक भाई उसका इंतजार कर रहा था। सूरज धीरे धीरे चढ़ रहा था और धूप भी तेज हो गई थी, लेकिन हरिया का विरोध करके लाली अपने घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे धर्म और काली से मिलने की बहुत जल्दी थी। समय गुजरता जा रहा था और भूखा प्यासा लाली आखिरकार काली के पास पहुंचा। उसने देखा कि काली जमीन पर बैठा रो रहा है और उसके नांद में भरा हुआ खाना अनटच्ड पड़ा था। लाली को तुरंत समझ में आ गया कि काली उसके वियोग में भूखा प्यासा बैठा था। जैसे ही काली ने लाली को देखा, वह फौरन खड़ा हो गया। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, बस लाली को दिखाते हुए कह रहा था, तेरे बिना मैंने कुछ नहीं खाया पिया, बड़ी भूख लगी है, चलो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। ये सुनकर लाली और काली दोनों साथ में नांद में मुंह डालकर खाना खाने लगे। उधर लाडो ने जब लाली और काली को एक साथ नांद में खाते देखा तो दौड़कर जय के पास गई और बोली, देखो तुम्हारा ये कामचोर बैल भाग कर आ गया है, तुम्हारी छाती पर मूंग दलने के लिए। ये कामचोर कुछ दिन क्या काम करेगा, हमारा पेट भी नहीं भर सकता, और तुम्हारे भाई ने इन्हें कामचोर बना दिया है, इसीलिए तुम्हारा बैल काम के दर से भागा है। अब जो पैसे मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलेंगे, कुछ करो। यह सुनकर जय गुस्से में उठ खड़ा हुआ और एक बड़ा सा डंडा लेकर लाली को मारने के लिए दौड़ा। तब तक धर्मा भी घर से बाहर आ चुका था, और जब उसने लाली और काली को एक साथ नांद में खाते देखा तो उनके प्यार को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। तभी उसकी नजर जय पर पड़ी, जो एक बड़ा सा डंडा लेकर लाली की ओर बढ़ रहा था। यह देखकर धर्मा गुस्से में जय के सामने आ गया और बोला, खबरदार, जो तुमने एक भी डंडा बैल को मारा, पहले ही तुमने इस बेजुबान पर इतने अत्याचार किए हैं, भूखा प्यासा रखा है, जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया है, अभी इसके जख्म भी नहीं भरे और तुम फिर इसे मारने के लिए दौड़ पड़े हो। इस पर जय गुस्से में बोला, ये बैल मेरा है, ये मेरे हिस्से का है, मैं इसे मारूं या प्यार करूं, ये मेरा हक है, तो कौन होता है मुझे रोकने वाला। धर्मा का गुस्सा और बढ़ गया।
वह बोला, ये बैल तुम्हारा था, मगर अब नहीं है, क्योंकि तुमने इसके साथ जो अत्याचार किए हैं उस सहने योग्य नहीं है। इसलिए आज और अभी से ये बैल मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम चाहो तो इसके बदले में मुझसे इसका दाम ले सकते हो। जय ने तिल मिलाकर कहा, मैंने पहले ही कहा था, मैं बैल नहीं बेचूंगा। ये मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। ये जब तक जिंदा है, भरी पंचायत में ये मेरे हिस्से का है और मेरा ही रहेगा। इस बार तुम अपना हक मत जमाना। भले ही विजय के कहने पर यह बैल तुम्हारे हिस्से में आ गया हो, लेकिन तुम्हारे जुल्मों की कहानियां सुन सुनकर ये बैल अब तुमसे दूर हो चुका है। दोनों भाइयों में इस बैल को लेकर गर्मा गर्मी शुरू हो गई। धर्मा ने कहा, देखो, पंचों के सामने मैं इस बैल को अपने पास रखूंगा। जरा पंचों को भी तो बताना है कि जानवरों के साथ तुम कैसा सलूक करते हो। जय ने तुनकते हुए कहा, बुला लो पंचों को, मैं भी देखता हूं कौन मुझे रोकेगा। धर्मा ने कहा, ठीक है, कल सुबह 10 बजे पंचों को बैठा लेंगे। तब तक ये बैल ना मेरे पास रहेगा न तुम्हारे पास। इसकी मर्जी होगी, जहां जाना है चला जाएगा। लाली और काली दोनों बैल इस बहस को सुन रहे थे। लाली पहले से ही गुस्से में था, पर धर्मा की वजह से चुप था। काली भी जय के अत्याचारों को देखकर भड़का हुआ था। दोनों बैल जैसे धर्मा के आदेश का इंतजार कर रहे थे। धर्मा के समर्थन से लाली और काली खुश थे, लेकिन जय को घूरते जा रहे थे। ये देखकर जय और उसकी पत्नी लाडो भी घबरा गए। लाडो ने जय से कहा, अभी इस बैल को छोड़ दो, जब पंच बैठेंगे तभी फैसला होगा कि बैल किसका है। अब भी घर चलो। दोनों पैर पटकते हुए घर चले गए और गुस्से में दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उधर धर्मा, लीला और चंपा खुशी से झूम उठे, क्योंकि उनका परिवार फिर से एक हो गया था। दोनों बैल भी अपने घर में खुश होकर चारा खाने लगे। धर्मा ने गुस्से से कहा, देखा तुम्हारे भाई की करतूत, उसकी नजर हमारे हिस्से के बैल पर भी है, लेकिन कल पंचों के सामने उसे सबक सिखा देंगे। नाडू ने समझाते हुए कहा, यह हिस्से की बात नहीं है। कल अगर पंच बैठ गए तो भैया पूरी पंचायत के सामने कहेंगे कि मैंने लाली को मारा है। वो लाली के शरीर पर लगे चोट के निशान भी दिखाएंगे। ऐसे में पंच बिना सोचे समझे बैल को भैया के हवाले कर देंगे और हमें ठीक ठाक रकम भी नहीं मिलेगी। ऊपर से सबके सामने बेइज्जती भी हो जाएगी। सोच रहा हूं क्या किया जाए। जय ने कहा, जी तो करता है बैल को मारकर ही खत्म कर दूं। लाडो ने समझाया, ऐसा मत करो, नहीं तो हत्या का दोष लगेगा और हमें गांव से बाहर कर दिया जाएगा। कुछ और सोचना होगा। जय ने कहा, पंच कल बैठेंगे, इसलिए फैसला भी कल ही होगा। लेकिन क्यों ना पंचों के बैठने से पहले ही फैसला कर ले। रात के अंधेरे में चोरी छिपे लाली और काली को किसी को बेच देता हूं। लाडो ने कहा, यह तो अच्छा प्लान है, लेकिन अगर पकड़े गए तो क्या होगा? और अगर बैल वापस आ गए तो सारा भांडा फूट जाएगा, फिर इस गांव में जीना मुश्किल हो जाएगा। विचार सही है, पर ऐसा हो सकता है। जय ने जवाब दिया, हाँ लाडो, ऐसा हो सकता है। मैं एक तीर से 3 निशाने लगाना चाहता हूं। एक तो हमें पैसे मिल जाएंगे, धर्मा की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी और इन दुष्ट बैलों से भी छुटकारा मिल जाएगा, और बैलों के गम में धर्मा भी टूट जाएगा। ये वो एक तीर से 3 निशाने वाली बात। लाडो मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो एक तीर से 4 निशाने लगाने की सोच रहे हो। जय हंसते हुए बोला, हाँ लाडो, मेरे दिमाग का कोई जवाब नहीं। इस तरह से हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लाडो ने कहा, अब और देर मत करो, आज ही कोई खरीदार ढूंढो और इन बैलों का हिसाब बराबर कर दो। हाँ लाडो, तुम फिक्र मत करो। जय ने दिलासा दिया, मैं आज ही कुछ इंतजाम करता हूँ और इनके खरीदारों को खोजता हूँ। ये कहकर जय ने माथे पर गमछा बांधा और मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल पड़ा। अब वह दोनों बैलों के लिए खरीदार ढूंढने बाजार में निकल पड़ा। कभी इस बाजार, कभी उस मंडी, हर जगह अपनी किस्मत आजमाने लगा। बैल बेचना तो तय था, लेकिन ऐसा खरीदार चाहिए था जिससे वह बैल दोबारा किसी भी कीमत पर वापस घर ना आ सके। खोजते खोजते जय दूर के एक और गांव पहुंच गया। वहां उसने एक दुकान पर एक अधेड़ उम्र के मोटे तगड़े व्यक्ति को देखा, जो एक बड़े लकड़ी के टुकड़े पर मांस के बड़े बड़े टुकड़े काट रहा था। जय ने उसे देखते ही कहा, सलाम भाईजान। वह व्यक्ति
जो मांस काटने में व्यस्त था, बिना रुके बोला, कहो भाई साहब, सब खैरियत? जय ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, भाईजान, मेरे पास 2 बैल हैं जिन्हें मैं बेचना चाहता हूं। बहुत निकम्मे और कामचोर हैं। वह व्यक्ति बोला, हाँ हाँ, मैं भी तो खरीदार हूं, बोलो कब देना चाहोगे? जय ने कहा, बस आज ही रात में। वह व्यक्ति तुरंत सतर्क हो गया, रात में? कहीं बैल चोरी के तो नहीं? नहीं नहीं, जय ने सफाई दी, लेकिन रात में मैं बैल नहीं खरीद सकता। समझो भाईजान, अगर गांव वालों को पता चल गया तो मुझे यहीं पीट पीट कर मार देंगे। जय ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं भाईजान, मैं हूं ना, आप बस आइए, बैलों को देखिए, आपका मन भी खुश हो जाएगा। बड़े हट्टे कट्टे बैल हैं। उस व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है भाईजान, मैं कल दिन में आकर ले लूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, जय ने कहा, बैल तो आज रात में ही ले जाना होगा। वह व्यक्ति फिर से शंका में पड़ गया, कहीं ये बैल चोरी के तो नहीं? नहीं भाई, दोनों बैल मेरे ही है, लेकिन बेईमानी से किसी ने मेरा एक बैल ले लिया है जो कल से उसके पास चला जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज ही मैं इनका हिसाब किताब कर दूं। थोड़ा मुस्कुराते हुए वह व्यक्ति बोला, ठीक है भाई, मैं इन दोनों बैलों का 20,000 रुपये दूंगा, मंजूर हो तो बताओ? जय ने कहा, भाईजान, सिर्फ एक बैल 20,000 रुपये का होगा और आप दोनों का 20,000 कह रहे हैं, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। वह व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, इन दोनों बहनों को अधिग्रहण करने में अत्यधिक जोखिम प्रतीत हो रहा था, फिर भी तुम्हें 20,000 रुपये देने को तत्पर हूं। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है तो आप अपना मार्ग ले सकते हैं। थोड़ी देर विचार करने के बाद जय ने कहा, ठीक है भाई, जैसा तुम्हें उपयुक्त लगे मैं इस समझौते को अंतिम रूप दूंगा। यदि हां, तो थोड़ा अग्रिम धनराशि प्राप्त कर लेता तो मैं संतुष्ट हो जाता। जैन ने तब उस व्यक्ति को एक कमरे में भेजा और कुछ रुपए लाकर जय के हाथ में देते हुए कहा, किलो 10,000 रुपये की यह राशि है। वेल मिलने के पश्चात 10,000 रुपये हम बाद में दे देंगे। ठीक है भाईजान, जय ने हंसते हुए 10,000 रुपये अपनी जेब में रखते हुए उत्तर दिया, ठीक है भाईजान, मेरा पता रात के समय आ जाना और दोनों बैलों को साथ लेकर चले जाना। जय जल्दी से अपने घर की ओर बढ़ा, जो उन दोनों बैलों के लिए एक धोखे भरी रात होने वाली थी। आज उनके साथ एक बड़ा छल होने वाला था। जय ने चुपके से उनके नाम पर बेहोशी की दवा मिलाई थी। जय और लाडो के धोखे की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अब बस इंतजार था उसके साई का। इन्हें आज ले जाकर 10,000 रुपये प्राप्त करने का समय आ चुका था। जय अत्यंत प्रसन्न था और अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए तत्पर खड़ा था। उधर लाली और काली बैल षड्यंत्र और धोखे से अनभिज मजे में नांद में मुंह डालकर अपना चारा चबा रहे थे। वे मुस्कुराते हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। धर्म की लीला, चंपा और चमेली की बातों में व्यस्त थे। दोनों मुस्कुरा रहे थे क्योंकि सुबह धर्मा के अनुसार पंच बैठेंगे और पंचों के निर्णय के बाद लाली और काली फिर से मिलेंगे। अब वे दोनों भाई अलग नहीं रह सकते थे, इसलिए सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दाना पानी खाने के बाद उनका सिर चकराने लगा, परंतु आने वाले दुख से अनभिज वे दोनों सुबह की खुशी का इंतजार कर रहे थे। धर्मा और उसका पूरा परिवार गहरी नींद में डूबा हुआ था। पूरा गांव स्वप्न में मग्न था। जागने वाले केवल जय और लाडो थे, साथ ही लाली और काली भी। ये दोनों अब बेहोशी की दवा सेवन कर धीरे धीरे बेहोश हो रहे थे और नियत समय पर साई अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर आ गया। लाडो को बस कसाई का इंतजार था। दवा के कारण पति पत्नी उसका साई का इंतजार कर रहे थे, इसलिए जब उन्होंने साई की गाड़ी देखी तो जैन ने इशारा किया, तुम रुको, मैं बैलों को लेकर आता हूं। कहते हुए जैन ने नशे में लादी लाली की रस्सी खोली और उसे धीरे धीरे कसाई की ओर ले जाने लगी। नशे में होने के कारण लाली कुछ समझ नहीं पा रहा था, कौन और कहां ले जा रहा है। वह नशे में था और लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रहा था। कसाई ने रस्सी पकड़कर गाड़ी की ओर बढ़ना जारी रखा, जबकि पीछे से नशे में झूमते हुए लाली भी आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते लाली की रस्सी कसाई की गाड़ी पर चढ़ा दी गई
और उसे उसी गाड़ी से बांधकर कसाई ने कहा, भाईजान आप इसे संभालो, तब तक मैं दूसरे बैल को भी लेकर आता हूं। ठीक है भाई, जाओ और दूसरे बैल को लेकर आओ, कसाई ने कहा। जय गाड़ी से नीचे उतरकर हंसते हुए काली की ओर बढ़ा। काली भी नशे में लड़खड़ाते कदमों से जयपुर की ओर देख रहा था और पहचानने की कोशिश कर रहा था, मगर नशे के प्रभाव में वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि यह जय है या धर्मा। फिर भी काली को कुछ गड़बड़ का संदेह होने लगा था, मगर जब तक वह इस षड्यंत्र या धोखे को समझ पाता, तब तक उसकी रस्सी खोलकर उसे कसाई की गाड़ी पर पहुंचा दिया गया था। जय ने काली की रस्सी भी कसाई की गाड़ी से बांध दी और फिर कसाई से कहा, भाईजान मेरे वादे के अनुसार मैंने दोनों वेल्थ में दे दिए। कसाई ने उत्तर दिया, हाँ भाई, ये लोग बाकी के पैसे कह रहे हैं। कहते हुए उसने अपनी जेब से 10,000 रुपये जयक को सौंप दिए और कहा, मैंने भी अपना वादा पूरा कर दिया। जय ने पैसे लेते हुए बोला, लेकिन भाईजान याद रखना, ये दोबारा इस गांव में नहीं आना चाहिए। कसाई मुस्कुराते हुए बोला, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये दोनों जिंदा रहेंगे तभी तो आएंगे। बड़े हट्टे कट्टे हैं, दोनों बहुत बढ़िया मां से निकलेंगे, इनके शरीर से अच्छे रुपए मिल जाएंगे। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूं। कहते हुए कसाई ने उन दोनों से विदा लेकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। कसाई की सारी बातें लाली और काली सुन रहे थे। जिंदा रहने की बातें और मांस की चर्चा सुनकर दोनों का नशा अब उड़ चुका था। दोनों बहुत ही चिंतित और भयभीत होकर एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। भाई ये क्या हो गया? ये तो जैन हमारे साथ धोखा कर गया है। दोनों बैल आपस में बातचीत कर रहे थे। ये तो कोई दुष्ट मालिक है जो हमें लेकर जा रहा है, खाली ने कहा। मगर अब हम क्या करें? जो कर सकते हैं वही करेंगे, इससे परेशान करना शुरू करते हैं। करिए, हमें छोड़ देगा तो हम नहीं हार मानेंगे। कहते हुए दोनों बैल जोर जोर से हिलने लगे। गाड़ी चलाने में कसाई को खासी दिक्कत हो रही थी और गुस्से में भरा हुआ था। गांव के बाहर कसाई ने अपनी गाड़ी रोक दी और एक मोटा डंडा उठाकर उन बैलों को पीटने के लिए गाड़ी पर चढ़ गया। तभी लाली बैल ने अपने पिछले पैर से कसाई की छाती पर जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे कसाई दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। कसाई ने गुस्से में उठते हुए कहा, कर लो, जितनी करनी है कर लो बदमाशी, बस एक बार घर पहुंचने दो, फिर मैं तुम्हारी खबर लूंगा। ऐसा कहकर कसाई गाड़ी पर बैठा और अपने गांव की ओर बढ़ गया। उधर जय और लाडो का षड्यंत्र भी अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि सुबह होते ही धर्मा जब अपने बैलों को नहीं पाएगा तो वो हंगामा करेगा या फिर पंचायत बैठेगी। इसलिए धर्मा को कुछ कहने से पहले ही सुबह सुबह जय और लाडो जोर जोर से चिल्लाने लगे और पूरे गांव को बताने लगे, देखो मेरे भाई ने मेरे साथ कैसा धोखा किया है। अपने हिस्से की बहन को तो चुपके से बेच दिया और मेरे हिस्से की बहन को भी। गांव वालों, देखो, जिस धर्मा को आप लोग धर्म अधिकारी मानते हैं वो कितना बड़ा बेईमान है, इतना लालची है कि उसने अपने हिस्से के बैल के साथ मेरा हिस्सा भी बेच दिया। आज ही मैं पंचायत बुलाऊंगा, मेरे हिस्से के बैल की कीमत धर्मा को देनी होगी। तभी धर्मा और उसकी पत्नी घर से बाहर निकले और जया की बातें सुनकर समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर माजरा क्या है। जय जोर जोर से चिल्लाकर पूरे गांव को समझाने की कोशिश कर रहा था कि धर्मा कितना बड़ा धोखेबाज है जिसने चुपके से दोनों बैलों को बेच दिया। धर्मा अभी पूरी तरह से हालात को समझ नहीं पाया था और अपने बैलों को नांद के पास न देखकर हैरान था। वह हैरत से नांद की ओर दौड़ा और इधर उधर नजर घुमाकर चारों दिशाओं में देखने लगा। उसने कहा, चंपक की माँ, बड़ी दिन से दोनों बैल उदास थे, शायद कहीं घूमने चले गए होंगे, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। जय ने चिल्लाते हुए कहा, कहाँ से आएंगे? मैंने उन्हें चारों तरफ ढूंढ मारा है, न तो किसी खेत में है, न ही नदी के पास और न ही किसी बाग में। दोनों गए तो गए कहाँ? तभी लाडो चिल्लाते हुए बोली, कहाँ से मिलेंगे इनके मन में बेईमानी? इन्होंने चुपके से दोनों बैलों को अच्छे दामों पर बेच दिया होगा। धर्मा की पत्नी लाली अपने पति पर यह इल्जाम सुनते ही दौड़ते हुए बाहर आई और बोली, अरे बेईमानी तो तू है और हमें बेईमान कहती है।
पहले तो तुझे बैलों की कोई चिंता नहीं थी और अब बड़े प्यार से सोच रही है। मुझे लगता है कि तुमने ही कुछ गड़बड़ की है। तब तक चंपा और चमेली भी दौड़ते हुए धर्मा के पास आए और चंपा रोते हुए बोला, पापा, लाली और काली कहाँ गए? उन्हें ढूंढो। धर्मा ने उन्हें समझाते हुए कहा, कहीं नहीं गए बेटा, कहीं होंगे, मैं उन्हें ढूंढता हूं। कहते हुए वह बगीचे की ओर चल पड़ा। तभी लाली चिल्लाई, हाँ हाँ, तसल्ली कर लो, हमें मूर्ख बनाने के लिए। मगर हमें पता है कि आपने बैल बेच दिए हैं, क्योंकि हमने पहले ही पूरा गांव और बगीचा सब ढूंढ लिया है। धर्मा रुकते हुए बोला, तू चिंता मत कर बहुरिया, अगर वो नहीं मिले तो तू अपने बैल की कीमत मुझसे ले लेना। ऐसा कहकर वह बगीचे की ओर लाली और काली को ढूंढने चल पड़ा। धर्मा ने बगीचे के हर कोने को छान मारा, लेकिन दोनों बैल कहीं नहीं मिले। वह अपनी नजरों को ऊंची नीची करता इधर उधर भागता, पर कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला। धर्मा की बेचैन निगाहें बगीचे से निकलकर नदी की तरफ पड़ने लगी। नदी के आसपास लोगों की भीड़ जमा थी। तभी कलुआ की नजर धर्मा पर पड़ी और वह चिल्लाया, अरे धर्मा भैया, इतने भागते भागते कहां जा रहे हो? धर्मा बेचैन निगाहों से सिर घुमाकर बोला, अरे कलुआ, देखना, सुबह से मेरे दोनों बैल नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं कहां चले गए, कहीं चोरी तो नहीं हो गए? हरी काका ने कहा, पता नहीं बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कल तक तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ऐसा कैसे हो गया? तभी हरदम बोला, कहीं तुम्हारे भाई और उसकी पत्नी की कोई चाल तो नहीं है? धर्मा ने समझाते हुए कहा, नहीं रे हरदम, हो सकता है कि वो गलत कर रहा हो, पर इतना नीच काम नहीं करेगा। मुझे अपने भाई पर भरोसा है। धर्मा इतना कहकर आगे बढ़ गया। कलुआ ने कहा, देखना, अगर कहीं दोनों मिल जाएं तो पकड़कर ले आना। और धर्मा फिर आगे बढ़ गया। धर्मा बेचारा हताश और बेबस, बिन खाए पिए अपने दोनों बैलों को ढूंढने में बुरी तरह उलझा हुआ था। धूप ने आसमान में आग बरसा रखी थी और जमीन भी मानो तवा बन गई थी। उसकी आंखें हर ओर खोज रही थी बैलों की कोई खबर पाने के लिए। बार बार यह ख्याल उसे खाए जा रहा था कि न जाने उसके बैलों के साथ क्या अनहोनी हो गई होगी और वे अब कहाँ होंगे। मन में बार बार यह आशंका उठती कि कहीं कोई चोर तो उन बेचारों को उठा नहीं ले गया। इन विचारों में उलझे धर्मा की बेचैनी और बढ़ जाती थी और वह भगवान से मन ही मन गुहार लगाता, उनके सकुशल होने की कामना करता हुआ उन्हें खोजने की कोशिश जारी रखता था। उधर जय को सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी वह अनजान बनते हुए आने जाने वालों से पूछता, भैया, आपने कहीं हमारे बैल तो नहीं देखे? मगर हर बार एक ही जवाब मिलता, नहीं बिटवा, हमने कहीं नहीं देखे तुम्हारे बैल। यह सुनकर जय के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आती और वह मन ही मन सोचता, मिलेंगे भी कैसे? अब तक तो उन दोनों का मांस बन चुका होगा, लोग उनके टुकड़े टुकड़े कर चटकारे ले रहे होंगे। धर्मा भैया को इस बार ऐसे चकमा दिया है कि वे सोचते रह जाएंगे कि पूरे खेल को कैसे पलट दिया। कल गांव के पंच फैसला सुनाने वाले थे और मैंने पहले ही उन दोनों का सौदा कर लिया। अब धर्मा परेशान होकर रहेंगे। अच्छा हुआ सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। दोनों बैलों से छुटकारा भी मिल गया और जेब में कुछ पैसे भी आ गए। वह सोचते सोचते एक चाय की दुकान पर पहुंचा और वहां मजे से छोले, पूड़ी और जलेबी का आनंद लेने लगा। उधर धर्मा बेचारा गर्मी से बेहाल, प्यास से तड़पता हुआ, उसके चेहरे का रंग धूप की तपिश से तमतमाया हुआ था। शरीर पसीने से लथपथ था और जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा था उसकी चिंता और बढ़ती जा रही थी। सूरज पश्चिम की ओर ढलान की तरफ बढ़ रहा था और धर्मा के मन में अपशगुन के विचार उमड़ने लगे थे। उसे लग रहा था कि कुछ अनहोनी जरूर हुई है। वह बेचैन हो उठा। उसकी आंखें हर तरफ भाग रही थी दोनों बैलों की एक झलक पाने के लिए, परंतु कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। घर पर भी लीलावती, चंपक और चमेली बहुत परेशान थे। चमेली ने बड़बड़ाते हुए कहा, माँ, हमारी लाली और काली बैल कब आएंगी? कहाँ चली गई है? कुछ हो तो नहीं गया उन्हें? इस पर चंपक बोला, अरे नहीं, पिताजी गए हैं ना उन्हें ढूंढने के लिए। पिताजी कह रहे थे वे नाराज होकर चले गए हैं, पर जल्दी ही पापा उन्हें मनाकर वापस ले आएंगे।
उधर लीला भी दरवाजे पर खड़ी होकर धर्मा का इंतजार कर रही थी। शाम का वक्त बीत चुका था और रात की पहली छाया ने अंधेरा फैलाना शुरू कर दिया था। तभी वह चिल्लाते हुए निकली, भाई, मेरे बैल पता नहीं कहाँ चले गए। जय को देखते ही वह पूछने लगी, क्या हुआ, बैल कहाँ है? जय ने नकली मासूमियत से कहा, मैंने चारों ओर ढूंढ लिया मगर वे कहीं नहीं मिले। मुझे भूख लगी थी तो कुछ समोसे और जलेबियां लेकर घर लौट आया। चलो, आना होगा तो आ जाएंगे, उनके चक्कर में भूखे प्यासे थोड़ी मरेंगे। इतना कहकर वह घर के अंदर चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। इधर लीलावती के पैरों को पकड़े चंपक और चमेली दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर धर्मा और बैलों के लौटने की बाट जोह रहे थे। धर्मा भी अब तक निराश हो चुका था। बैलों की तलाश में उसकी सब्र की हद टूटने लगी थी। मन बेहद उदास था। उसका शरीर भी थकान से चूर था, मगर उसकी आंखें अब भी लाली और काली बैल को खोजने में लगी थी। वह हताश होकर घर की ओर लौटने का मन बनाने लगा, लेकिन उसकी नजरें चारों ओर दौड़ती रहती थी। शायद कहीं उसे अपने बैल दिखाई दे जाए। वह उम्मीद खोने लगा था, क्योंकि उसे अपने बैल कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। कहीं मेरे बैलों के साथ कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया? ऐसा तो कभी हुआ नहीं था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में वे बैल नाराज होकर कहीं चले गए, या हरिया सच कह रहा है? नहीं, मेरे बैल चोरी तो नहीं हो गए। हरियाणा की बात झूठ भी हो सकती है, जो ऐसा नहीं कर सकता। इन्हीं विचारों में डूबे हुए वह अपने आप से बातें करते हुए घर की ओर लौट पड़ा। इधर लाली चौखट पर खड़ी पहले से भी अधिक बेचैन हो रही थी, क्योंकि रात बीतती जा रही थी और धर्मा अभी तक लौटा नहीं था। उधर कसाई उन दोनों बैलों को अपने घर पहुंचाकर अपनी गाड़ी को समीप ही रोक दिया। गाड़ी के रुकते ही लाली और काली की धड़कनें तेज हो गईं। काली बैल डरते हुए लाली से बोला, भाई, अब क्या होगा? लगता है हमारा अंत अब यही होने वाला है। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। लाली ने काली को समझाते हुए कहा, डर मत काली, जो होना है वह होकर रहेगा। विधाता ने जो किस्मत में लिखा है वह तो होना ही है, मगर हम हार मान कर नहीं मर सकते। पहले ही हार मान लेना तो ठीक नहीं होगा। तुम चिंता मत करो। काली ने कहा, चिंता कैसे न करो? अगर मुझे मार देंगे और तुम्हें छोड़ देंगे तो मुझे भी मंजूर होगा, लेकिन इस तरह हार कर मरना मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। लाली ने काली को समझाते हुए कहा, मैंने कहा ना काली, चिंता मत करो। अक्सर विपरीत परिस्थितियों में चमत्कार होते हैं। मैंने सुन रखा है कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करता है। इसलिए जब तक कुछ नहीं हो सकता, हम हार नहीं मान सकते और अंत तक अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे। जितनी भी ताकत है उसे लगाएंगे, क्योंकि अपने स्वतंत्रता के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। काली कहने लगा, ठीक है भाई, मगर क्या ऐसे हम आजाद हो पाएंगे? लाली ने जवाब दिया, जो होगा देखेंगे, लेकिन डर कर मरने से बेहतर है संघर्ष करना। मान लो हम हार भी गए तो कम से कम अपने जीवन के लिए हमने कुछ संघर्ष तो किया होगा। दोनों आपस में बातें करते हुए एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे थे। काली ने कहा, ठीक है भाई, तुम जो कहो वैसे ही करता हूं। और फिर दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर बाद बेकसाई बुदबुदाते हुए और गालियां बकते हुए हाथ में डंडा लिए गाड़ी के पीछे आया। उसने दरवाजा खोला और जब देखा कि दोनों बैल चुपचाप बैठे हैं तो उसने उनकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल गई? रास्ते भर तुमने मुझे परेशान किया है। मैं सोच रहा था तुम मुझे परेशान करोगे, लेकिन भूख प्यास ने तुम्हें थका दिया। अब शांति से मेरे साथ चलो, उसी में तुम्हारी भलाई है, वरना आज ही तुम्हें मार डालूंगा। यह कहते हुए वह डंडा ली गाड़ी पर चढ़ गया, लेकिन लाली और काली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप बैठे रहे। कसाई मुस्कुराते हुए उनकी रस्सियों को खोलने लगा और फिर उन्हें गाड़ी से नीचे उतारने लगा। लाली और काली अपनी योजना के अनुसार तैयार थे। काली रस्सी छुड़ाकर भागने के लिए तैयार हो गया था। तभी लाली ने इशारा किया, जल्दबाजी मत करो, यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं। अगर अभी भागने का प्रयास करेंगे तो कोई ना कोई हमें पकड़ लेगा और आज ही हमारा अंत हो जाएगा।
लाली के इशारों को काली ने भली भांति समझ लिया और वह सुस्त और थका हुआ दिखने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह कसाई के पीछे पीछे चलने लगा। कसाई बड़ा खुश था क्योंकि उसने कम दामों में 2 हट्टे कट्टे बैल खरीद लिए थे। वह उन्हें पकड़कर एक कमरे में ले गया और वहीं पर उनकी रस्सियां खोलकर उन्हें छोड़ दिया। फिर दरवाजे को बंद करके चला गया। लाली और काली ने देखा कि उस कमरे में पहले से ही कई गाय, गधे, बकरियां और अन्य जानवर बंधे हुए थे। उनके हालात देखकर वे समझ गए कि यहां उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलने वाला। तभी लाली ने उत्सुकता से गाय और बकरी से पूछा, क्या सचमुच यहां खाने को कुछ नहीं मिलता? गाय ने उत्तर दिया, नहीं, यहां खाने को कुछ भी नहीं मिलता। पिछले 3 दिनों से मैं खुद भूखी पड़ी हूं। काली ने गंभीर स्वर में पूछा, ऐसा क्यों होता है? बकरी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, ये इसलिए होता है ताकि भूख प्यास से हम कमजोर हो जाएं और अपनी ताकत खो दें। हमारे अंदर आजादी का जो जोश है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। जब हम पूरी तरह से कमजोर हो जाते हैं तब ये कसाई हमें बूछड़ खाने में ले जाकर आसानी से मार देते हैं। हमारी हिम्मत पस्त हो जाती है और हम उनका सामना नहीं कर पाते। इस तरह ये हमारा शिकार कर लेते हैं। लाली बैल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, काली, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हम पिछले 2 दिनों से भूखे प्यासे हैं और 5 दिनों तक ऐसी हालत में रहकर हम अपनी सारी ताकत खो देंगे। अगर हमें अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना है तो अभी करना होगा। हमें एक ही बार में आजादी की राह निकालनी होगी। काली ने उत्सुकता से पूछा, मगर कैसे लाली? हमें कुछ तो बताओ। लाली ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, देखो, यहाँ जितने भी जानवर हैं, अगर उन्हें अपनी आजादी चाहिए तो ये हमारा आखिरी मौका है। ये सुनकर वहां मौजूद जानवरों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई और उनके हौसले में जान आ गई। सभी ने उत्साह से पूछा, आखिर कैसे मिलेगी हमें आजादी? लाली ने समझाया, बकरी, तुम दरवाजे पर बार बार अपने सींगों से प्रहार करो ताकि खूब आवाज हो। जब कसाई गुस्से में आकर दरवाजा खोलेगा तब काली, जो दाएं ओर खड़ी होगी, अपने सींगों से कसाई को जोर का धक्का देगी। जैसे ही कसाई गिर पड़ेगा, हम सभी जानवर तेजी से दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे और उसी रास्ते से भागेंगे। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो आजादी हमारे साथ होगी। लाली की योजना सुनकर सब जानवरों में उत्साह की लहर दौड़ गई। गाय ने सिर हिलाते हुए कहा, मरना तो है ही, आज नहीं तो कल, मगर हार मानकर मरने से बेहतर है कि लड़कर मरे। लड़कर मरने वालों को शहीद कहा जाता है। गाय की बातों ने बाकी जानवरों का भी आत्मविश्वास बढ़ा दिया और सब एकजुट होकर इस योजना पर अमल करने को तैयार हो गए। बकरी ने अपने सींगों से दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। दरवाजे पर प्रहार की आवाजें सुनकर कसाई गुस्से में डंडा लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और चिल्लाया, अभी भी तुम में ताकत बाकी है? लगता है आज ही किसी एक का काम तमाम करना होगा। ऐसा कहकर उसने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, काली ने अपने सींगों से कसाई के पेट में जोरदार प्रहार किया, जिससे कसाई दूर जा गिरा। जैसे ही कसाई गिरा, सभी जानवर तेजी से दरवाजे से बाहर निकलने लगे। कसाई के गिरते ही बाकी जानवरों ने भी अपने अपने तरीके से उसे घायल करते हुए बाहर भागना शुरू कर दिया। कसाई चिल्लाता रहा, पकड़ो, पकड़ो, मेरे जानवरों को कोई पकड़ो। मगर जानवरों का क्रोध और आजादी की चाह इतनी प्रबल थी कि वो बिना किसी डर के भागते रहे। जो भी उनके रास्ते में आता वो डर कर पीछे हट जाता। सभी जानवर तेजी से गांव से बाहर वाले रास्ते की ओर दौड़ने लगे। कसाई अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए डंडा लेकर उनके पीछे पीछे भाग रहा था, क्योंकि उसकी सारी कमाई उन्हीं जानवरों पर निर्भर थी। लाली और काली आगे आगे भाग रहे थे और कसाई पीछे पीछे गालियां देते हुए उनके पीछे दौड़ रहा था। मगर आज का दिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था, जो उन्हें आजादी दिलाने वाला था। दौड़ते दौड़ते लाली और काली गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंच गए। कसाई भी उनके पीछे पीछे दौड़ता चला आ रहा था। अब काली को कसाई की गालियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह अचानक रुका और तेजी से मुड़कर कसाई की ओर दौड़ने लगा। कसाई ये देखकर डर गया
और भागने लगा। दौड़ते दौड़ते काली ने कसाई के पिछवाड़े पर जोरदार प्रहार किया, जिससे कसाई रास्ते के बगल के कीचड़ भरे गड्ढे में जा गिरा। ये देखकर लाली और काली मुस्कुराते हुए अपनी जीत का जश्न मनाते हुए आगे बढ़ गए। दोनों बैल सड़क पर दौड़ते भागते हुए गांव को पीछे छोड़ते हुए जंगल की ओर निकल गए। उनकी आजादी की जंग अब खत्म हो चुकी थी और वो निरंतर अपनी नई दुनिया की ओर बढ़ते जा रहे थे। रास्ते जैसे एक पहेली बन गए थे और लाली काली दोनों इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश में लगे थे। वे इधर उधर दौड़ रहे थे, जो भी पगडंडी नजर आती उसी पर भाग पड़ते। उनके पीछे कसाई भी पूरी ताकत से दौड़ लगा रहा था, लेकिन जब दोनों बैलों ने पीछे मुड़कर देखा कि उनका पीछा करने वाला कोई नहीं है, तो उनके दिल में राहत की सांस आई। आजादी की उस घड़ी में उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कई घंटों की भाग दौड़ के बाद वे दोनों निढाल हो गए। रात भर से भूखे प्यासे थे और अब तो भूख उनके पेट में मरोड़ मार रही थी। गले भी प्यास के मारे सूख रहे थे। अचानक उन्होंने नहर के किनारे पानी देखा और दौड़कर पानी पीने लगे। जैसे ही पानी पीकर थोड़ी राहत मिली, उनकी नजर हरे भरे चने और मटर के खेतों पर पड़ी। काली ने लाली को इशारा किया, चलो कुछ खा लेते हैं। लाली ने तुरंत अपनी चिंता जताई, भाई ध्यान रखना, कहीं खाने के चक्कर में कोई नई मुसीबत गले न पड़ जाए। काली ने कहा, हाँ क्यों ना हम बारी बारी से खाएं, एक पहरेदारी करे और दूसरा खाए। लाली ने इस योजना को सराहा। ठीक है, मैं सड़क पर खड़ा होकर निगरानी करता हूँ, तुम खेतों से कुछ खा लो, उसके बाद तुम पहरेदारी करना और मैं खा लूंगा। काली ने हामी भरी और खेतों में जाकर चना और मटर खाने लगा, जबकि लाली सड़क पर खड़ा होकर चौकसी कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब काली का पेट भर गया, तब लाली की बारी आई। काली सड़क पर पहरेदारी करने लगा और लाली खेतों में घुसकर खाने लगा। अपने हिस्से का पेट भरने के बाद दोनों ने फिर से पानी पिया और अपनी जीत का जश्न मनाते हुए रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। वे इस बात से बेखबर थे कि रास्ता उन्हें कहां ले जा रहा है, बस आजादी की उस मिठास में ही खोए हुए थे। इसी बीच लाली ने कुछ सोचकर खामोशी साध ली। काली ने यह देखकर पूछा, भाई अचानक चुप क्यों हो गए? लाली ने उत्तर दिया, भाई कोई खतरा नहीं है, बस अपने मालिक धर्मा और उनके बच्चों चंपा और चमेली की याद आ गई। सोच रहा हूं हमें न पाकर वे कितने परेशान हो रहे होंगे। क्या हम कभी दोबारा अपने मालिक से मिल पाएंगे? काली ने उसे दिलासा दिया, जरूर मिलेंगे भाई, ऊपर वाले ने अब तक हमारा साथ दिया है, आगे भी देगा। उधर धर्मा की रात भी बैलों की तलाश में कटी। वह थका हारा निराश मन से अपने घर के पास वाले रास्ते पर पहुंचा। लीलावती भी चिंतित निगाहों से धर्मा की राह देख रही थी। जैसे ही उसने धर्मा को देखा, वह समझ गई कि काली और लाली अब नहीं मिलेंगे। वह दौड़कर पानी का गिलास लेकर धर्मा के पास आई और उसे पानी पिलाया। बच्चे भी दौड़कर आए और अधीरता से पूछने लगे, बाबूजी, आपने लाली और काली को देखा? धर्मा कुछ जवाब देता, तभी जय का दरवाजा जोर से खुला। लाडो बाहर आई और चिल्लाई, कैसे मिलेंगे जब इन लोगों ने बैलों को पहले ही बेच दिया है? मैंने तो पहले ही कहा था, चोरी छिपे इन्होंने बैलों को बेच दिया और अब ड्रामा कर रहे हैं। धर्मा गुस्से में भरकर बोला, बहुरिया तुम चिंता मत करो, गलत करने वाला चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक दिन उसकी चोरी पकड़ी ही जाती है। झूठ का जाल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक न एक दिन सच के सामने टूट ही जाता है। धर्मा ने आगे कहा, इस बार बात सिर्फ 2 बैलों की नहीं है, ये मेरे 2 बच्चों की तरह थे, इसलिए मुझे इस सच की तलाश है कि मेरे लाली और काली के साथ आखिर क्या हुआ है। क्या सच में वे भाग गए हैं या फिर किसी गहरी साजिश के तहत उन्हें भगाया गया है? मगर अगर उन्हें भगाया गया होता तो मेरे दोनों बच्चे अपने घर जरूर लौट आते। तभी लीलावती बोली, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है जी, मुझे लगता है कि अब सारा खेल समझ में आने लगा है। जिन्हें आज तक उनसे कोई मोह नहीं था, जो केवल उनसे नफरत करते थे, उन्हें मारते थे, भूखा प्यासा रखते थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनके दिल में लाली और काली के लिए प्रेम उमड़ आया? मुझे तो सब कुछ गड़बड़ लग रहा है। फिर वह चिल्लाते हुए बोली,
गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है। अचानक तुम्हें भी इतनी चिंता क्यों होने लगी? और रही बात मेरे दिल में प्रेम की, तो बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उन्हें मारते ही है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप बच्चों से नफरत करते हैं। आखिर वे अच्छे या बुरे हमारे जीव थे, हमारी संपत्ति थे, और उनके चले जाने से कहीं ना कहीं हमें नुकसान हुआ है। तुम लोग लाख बहाने बना लो, लाख रो लो, मगर मैं अपनी संपत्ति का नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे या तो बैल चाहिए या फिर उनके पैसे। धर्मा बोला, दम भर बहू, सच्चाई सामने आकर रहेगी। अगर मेरे दोनों बेटे जीवित हैं तो वे जरूर लौटेंगे। अगर कुछ हुआ है तो भी आज नहीं तो कल उनकी खबर जरूर आएगी। मेरा दिल कह रहा है, इसलिए फैसला जरूर होगा कि उनके साथ क्या हुआ है। धर्मा अपने बच्चों का हाथ पकड़कर घर के अंदर चला गया। खटिया पर बैठते हुए उसकी पत्नी बोली, खाना खा लो, सुबह से भूखे हो। धर्मा ने जवाब दिया, रहने दे चंपा की अम्मा, भूख नहीं है। मेरे दिल और दिमाग में बस लाली और काली ही घूम रहे हैं। पता नहीं मेरे उन दोनों बैलों के साथ क्या हुआ होगा। वे दोनों मुझे यूं छोड़कर कहां चले गए। मन घबराता है, कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। चंपा और चमेली धर्मा का हाथ खींचते हुए बोली, बाबूजी बताओ ना, हमारे लाली और काली कहां गए? क्या वे अब घर नहीं लौटेंगे? क्या उन्हें कुछ हो गया है? धर्मा ने उन्हें समझाते हुए कहा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे बच्चों। आखिर वे दोनों बेचारे कहां गए? हम बस इंतजार कर सकते हैं और ऊपर वाले से उनकी सलामती की दुआ कर सकते हैं। देखते हैं आखिर क्या होता है। धर्मा खटिया पर बैठा और आंखों से आंसू निकलने लगे। वे मेरे बच्चे, मेरे हर सुख दुख के साथी, वे दोनों बैल कहां हैं? हे प्रभु, मेरे बच्चों की रक्षा करना। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कि उन बेचारे बैलों का क्या हुआ। मेरे मन में उनके बिछड़ने का दर्द बसता जा रहा है। आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा? उधर लाडू घर में घुसते ही धोखे और षड्यंत्र की मुस्कान के साथ हंसते हुए बोली, देख लिया, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मैंने तुम्हारे भाई और उनके परिवार को बेचैन कर दिया है, उनकी आत्मा को रुला दिया है। उनका तो नुकसान ही नुकसान हुआ है और सारे फायदे हमारी झोली में आ गए। अब बचा कुचा नुकसान भी उनका ही करवाना है और जाते जाते बैलों के पैसे भी उनसे ही वसूल लेना। मानते हो ना मेरे दिमाग को? जया बोला, अब रहने दो भाग्यवान, हमने पहले ही उन्हें बहुत परेशान कर दिया है। भैया ने जो कहा है वह सच है, चोरी और झूठ कभी ना कभी पकड़े जाते हैं। ये सुनकर मुझे डर लगने लगा है कि अगर सचमुच दोनों बैलों का राज खुल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लाडू जय को समझाते हुए बोली, तुम क्यों डर रहे हो? अब उन बैलों का पता चलना तो दूर, उनकी महक भी गांव तक वापस नहीं आएगी। अभी तक तो कसाई ने उन्हें काट कर उनका कीमा बना दिया होगा और सुबह के क्रियाकलाप में वह गंदगी बनकर नदी तालाबों में बह रहे होंगे। दोनों हंसने लगे। औरतों के दिमाग के सामने अच्छे अच्छे मर्दों का पसीना छूट जाता है। तुम्हारे भाई साहब की तो औकात ही क्या है, वो तो किस खेत की मूली है। वैसे भी सीधे साधे लोग 4 लाख लोगों की बलि चढ़ने के लिए होते हैं, और इस बार हमने तुम्हारे भाई और उनके बच्चों जैसे बैलों की बलि चढ़ा दी। इस बार तो हमारी बल्ले बल्ले हो गई। जय आड़ू को समझाते हुए बोला, भाग्यवान, अब रहने दो। अब तो इतना भी ज्यादा मत कर कि सारा राज खुलकर सामने आ जाए। लाडू हंसते हुए कहने लगी, तुम डर क्यों रहे हो? सच बाहर आना तो दूर, उसकी याद भी किसी को नहीं आएगी। तुम चिंता ना करो, कल पंचायत बुलाने की तैयारी करो और पंचायत में अपने बैलों के 20,000 रुपए जरूर ले लेना। यही तो समय है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जय बोला, ठीक है, चलो अभी सो जाओ, सुबह देखेंगे क्या करना है। लेकिन सच कब छिपता है? झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, झूठ चाहे कितना भी अपना रूप बदल ले, मगर सच के सामने एक दिन उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। सच भले ही कितना भी कठिन क्यों ना हो, मगर वह सच ही होता है, और जिस दिन वह सामने आता है हर समस्या का समाधान हो जाता है। गलत को गलत और सही को सही साबित करना ही पड़ता है।
चोरी और झूठ कभी ढके नहीं रहे और ना ही कभी छिप सकते हैं। समय के किसी भी पल, किसी भी रूप में ये किसी के भी सामने आ सकते हैं। ऊपर वाले के पास भले ही न्याय में देर हो, लेकिन अंधेर नहीं। जब उसके न्याय का डंडा बजता है तो बड़े बड़े साहसी लोग भी कांपने लगते हैं। सुबह का वक्त था और लाडो के कहने पर आज बैलों के मामले पर फैसला करने के लिए पंचायत बुलाई गई थी। गांव के पंच और लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। धर्म और जय के घर के आसपास भीड़ जमा होने लगी। धर्म और लाली इस पंचायत के लिए पूरी तरह तैयार थे। मैं भी सुबह सुबह लाली और काली के पास जाकर बैठ गई। पंच और गांव के सभी लोग एकत्रित हो रहे थे और पंचों का इंतजार कर रहे थे। जय अब गांव से लोगों को बुला बुला कर ला रहा था। तभी लाडो के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। लाडो मुस्कुराते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी मुस्कान अचानक से गायब हो गई। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया। वह घबराते हुए बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति गुस्से में बोला, पैसे लेते वक्त तो बहुत मुस्कुरा रही थी, भाई भाई कहकर बुला रही थी, अब पहचानती भी नहीं कि मैं कौन हूं? कहाँ है तुम्हारा शहर? उसे बुलाओ, मुझे हिसाब करना है। विजय की नजर उस कसाई पर पड़ी। वह दौड़कर उसकी ओर आया और उसे देखते हुए बोला, भाई तुम कौन हो और सुबह सुबह यहाँ क्या लेने आए हो? कसाई गुस्से में चिल्लाया, पैसे लेने के बाद तुम पहचानते भी नहीं हो? मैं वही हूं जिसे रात के अंधेरे में चुपके से तुमने 2 दुष्ट बैल बेचे थे और बदले में मुझसे 20,000 रुपए ले लिए थे। उन बैलों की वजह से मुझे लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अब मुझे तुम्हारे बैल नहीं चाहिए, बस मेरे पैसे वापस कर दो। पैसों की बात सुनते ही जय और लाडो गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोले, तुम कौन हो और कहां से आए हो? हमारे पास कोई पैसे नहीं है देने के लिए। यहां से चले जाओ, नहीं तो गांव वाले तुम्हें मारकर फेंक देंगे। अब कसाई गुस्से में चिल्लाया, इतना भी आसान नहीं है मुझे मारकर फेंकना। मैं कसाई का बेटा हूं, एक एक की कीमत जानता हूं और जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलते मैं यहां से कहीं जाने वाला नहीं हूं। कसाई ने कहा, एक तो पैसे लेकर चोरी से बैल खरीदे और ऊपर से ऐसे दुष्ट बैल। मैंने अपने जीवन में ऐसे दुष्ट बैल कभी नहीं देखे जिन्होंने मेरा इतना नुकसान करवा दिया। मुझे मेरे सारे पैसे चाहिए। ये कहते हुए कसाई वहीं जमीन पर बैठ गया। धर्मा, लीला, चंपा, चमेली और गांव के सारे लोग जो पंच और मुखिया थे, सब तमाशा देख रहे थे। जय और लाडो कसाई को गालियां देते हुए उसे बार बार झूठा कहकर भगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर कसाई रो रो कर एक एक किस्सा लोगों को सुनाने लगा। लोगों ने उसकी बात सुनी और जय और लाडो को धिक्कारने लगे। हरि काका ने कहा, कैसे लालची पति पत्नी है, चंद पैसों के लिए गाय जैसी माता और बैल जैसे पिता को कसाई के हाथों बेच दिया। ऐसे लोगों को इस गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। तभी कसाई भीड़ में आकर जमीन पर अपना सिर पटक पटक कर रोने लगा। क्या इस गांव में कोई देवता पंच परमेश्वर नहीं है जो मेरे साथ न्याय कर सके, मुझे मेरे 20,000 रुपए दिलवा सके? कसाई रोते हुए बोले जा रहा था। उधर गुस्से में जय और लाडो डंडा लेकर कसाई को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी गांव के लोग आगे बढ़कर जय और लाडो को रोकते हुए बोले, जय, चोरी भी और सीनाजोरी भी, मगर यहाँ ये सब नहीं चलेगा। कल तक तुम लोग चोरी का हल्ला मचाकर बेचारे धर्मा भैया को परेशान कर रहे थे और आज जब तुम्हारी चोरी और झूठ पकड़ा गया तो अब तुम उसे झूठला रहे हो। मगर अब ऐसा नहीं होगा। तुमने जो पाप किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। दीनदयाल काका ने कहा, हाँ, सजा तो इन्हें जरूर मिलनी चाहिए। इन्होंने इतने अच्छे बैलों के साथ ऐसा व्यवहार किया है। शुक्र मनाओ कि बैल भाग गए और आज यहाँ आ गए तो सच हमारे सामने आ गया, वरना वे दोनों मारे जाते और किसी को सच का पता भी नहीं चलता। गांव का मुखिया कहने लगा, इनकी चालाकी और हिम्मत तो देखो, गलती करने के बाद भी पंचायत बैठा रहे हैं और फैसला करवाना चाह रहे हैं। धर्मा भैया ने शुरू से इन लोगों का भला किया, जय को छोटे से बड़ा किया, उसकी शादी विवाह तक कराई, बंटवारा भी करवा दिया और इसके बाद भी जय ने कभी कुछ नहीं कहा। ये दोनों हमेशा खुश रहते थे, अपने काम से मतलब रखते थे, लेकिन उनकी करतूतें इतनी गिर चुकी थी
कि खुद अपने ही बैलों को कसाई के हाथ बेचकर पाप का बोझ अपने सिर ले लिया। इतना ही नहीं, अब वो धर्मा भैया को भी तंग कर उसके पैसे भी हड़पना चाहते हैं। मगर अब ये सब नहीं चलेगा। घबराओ मत भाई, इंसाफ होगा और पूरा इंसाफ होगा। अभी पंचायत का फैसला होगा और सही सही फैसला होगा। जय जोर जोर से चीख रहा था। क्या सही है क्या गलत, कोई कुछ कह दे और तुम सब मान लो। नहीं, मैं नहीं मानता इस पंचायत के फैसले को। आप लोग अपने घर जाइए, मुझे नहीं चाहिए कोई पंचर पंचायत का फैसला। तभी हरी काका बोले, क्यों नहीं चाहिए? सुबह से तो तू घर घर जाकर सबको पंचायत में बुला रहा था, और अब जब तेरी चोरी पकड़ी गई तो तू पंचायत का फैसला नहीं मानेगा? गांव में रहना है तो पंच जो कहेंगे वही मानना होगा, मुखिया जो कहेंगे तुझे वही करना होगा। जय और लाडो गुस्से में आकर अपने ससुर को गालियां देने लगे। धर्मा ने समझाया, भाई जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अगर तुमसे गलती हुई है तो मान लो अपनी गलती। बड़ी पंचायत में माफी मांगो, पैसे वापस करो और इस मामले को यहीं खत्म करो। यही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की भलाई में है। गांव की पंचायत से दुश्मनी कर कोई कभी चैन से नहीं रह सका, और मेरी तो तुमसे कोई शिकायत भी नहीं है। तुम मेरे छोटे भाई हो। लाडो ने चीख कर कहा, बस कीजिए, अपनी झूठी शान अपने पास रखिए। जो भी हो रहा है सब आपकी वजह से हो रहा है। भाई का ब्याह बड़े घर में क्या करवा दिया। आप लोगों के सीने में जलन हो गई। आप लोगों की वजह से ही बंटवारा हो गया, और आज ये हालात हो गए कि गांव के सारे लोग हमारे दुश्मन बन गए, हमसे नफरत करने लगे। धर्मा ने समझ लिया कि इन्हें समझाना बेकार है। इन लोगों का दिल क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से भर गया है। बुद्धि तो इनकी जैसे मर चुकी है। धर्मा का भाई के प्रति प्रेम था जो उसे सही रास्ता दिखाने के लिए प्रेरित कर रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि पंच पंचायत उसे कोई बड़ी सजा न दे दे। इसलिए वह सोच रहा था कि भाई अपने की पर पछतावा करेगा, माफी मांगेगा। पर उससे पहले ही लाडो की जहर भरी जुबान ने धर्मा के मन को सदा के लिए खामोश कर दिया। वह उदासी से भरे चेहरे के साथ एक कोने में खड़ा हो गया, पंचों के फैसलों का इंतजार करने लगा। उसे समझ आ गया था कि वह अपने ही बुने जाल में फंस चुका है। लाडो का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह साईं को जान से मार दे, क्योंकि उसकी वजह से ही उसका षड्यंत्र सबके सामने उजागर हो गया था। मगर मजबूरी थी कि वह ऐसा नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है, उसका खेल खत्म हो गया है। फिर भी वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, अपने झूठ को सच साबित करने की कोशिश में लगी थी। इसी बीच मुखिया साहब उठे। उन्होंने अपने माथे पर पगड़ी बांधी और सभा के बीच आकर खड़े हो गए। सभी ने उनका अभिवादन किया। उनके आते ही सभा में सन्नाटा छा गया। मुखिया साहब ने कुर्सी पर बैठते हुए जया की ओर नजर घुमाई और बोले, जय, क्या तुम्हें सही और गलत का फर्क मालूम है, या फिर तुम्हें लगता है कि मुझे इसे समझाने की जरूरत है? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुमने जो किया वह निहायत गलत और धोखेबाजी है, और इस बार तुमने अपने भाई, अपने गांव या अपने आप से नहीं, बल्कि अपने धर्म से धोखा किया है। इस गांव में जहां गाय को माता मानकर पूजा जाता है, तुमने अपने बैलों को चोरी छिपे कसाई के हाथों बेच दिया। तुम्हारी क्या मजबूरी थी ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई मजबूरी थी, क्योंकि जो मजबूर होता है वह मदद मांगता है, और इस गांव के लोग हमेशा अपने लोगों की मदद करते हैं। लेकिन इस बार तुमने जो गुनाह किया है वह माफ करने लायक नहीं है। तभी कसाई दौड़ता हुआ आया और मुखिया साहब के पैरों में गिरकर बोला, आप सही कह रहे हैं मुकेश साहब, आप ही सही न्याय कर सकते हैं और मेरे पैसे दिलवा सकते हैं। मुखिया ने उसे डांटते हुए कहा, तुमने जो किया वह माफी के काबिल नहीं है। भले ही तुमने पैसे दिए, लेकिन बैल तुमने चोरी से खरीदा, और चोरी करना पाप है। पहली बात, जब तुम्हें बैल खरीदना था तो तुम दिन के उजाले में खरीद सकते थे, मगर तुम्हारे दिल में भी लालच था, इसलिए तुमने रात के अंधेरे में बैलों को खरीदा। यह भी गलत है, इसलिए इसमें न्याय की कोई बात नहीं रही। क्योंकि तुमने चोरी के बैल खरीदे, इसलिए तुम भी सजा के हकदार हो, और सजा के तौर पर तुम्हें पैसे नहीं मिलने चाहिए। लेकिन क्योंकि तुमने न्याय की बात की है,
इसलिए पंचायत यह फैसला करती है कि जया के द्वारा तुम्हें सिर्फ एक बैल के पैसे वापस मिलेंगे, क्योंकि जया का सिर्फ एक ही बैल था और दूसरा बैल उसके भाई धर्मा का था। इसलिए दूसरे बैल का पैसा उसके बड़े भाई धर्मा को मिलना चाहिए। मुखिया ने फैसला सुनाते हुए कहा, अब न्याय की बारी बेचारे बैलों की है। जया ने जो गलती की है वह धर्म के विपरीत है, इसलिए पंचायत जया और उसके परिवार को गांव से निकालने की सजा सुनाती है। यह सुनते ही जया मुंह लटकाए चुपचाप पंचायत को देख रहा था। कुछ लोग इन फैसलों से बहुत खुश थे। तभी रवि डरते हुए मुखिया साहब के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी, जया छोटा है, गलती हो गई बेचारे से। मैं चाहता हूं कि भले ही मुझे 10,000 रुपये न मिले, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मगर जया को गांव से निकालने की सजा मत दीजिए। इसे पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। धर्मा की यह बात सुनकर लारो गुस्से में अपने आंख और चेहरे को लाल करते हुए जोर से चिल्लाई, बंद कीजिए अपना नाटक। मैं सब जानती हूँ, ये सब आपकी मिली भगत से हो रहा है। एक तरफ आप पंचायत के साथ मिलकर हमें बेइज्जत करवा रहे हैं और दूसरी तरफ नौटंकी करके हमारे हमदर्द बनने का ढोंग कर रहे हैं। चाल चलना कोई आपसे सीखे। इतना सुनते ही जय का गुस्सा फूट पड़ा। वह लालू की तरफ बढ़ा और उसे पकड़कर थप्पड़ पर थप्पड़ रसीद करना शुरू कर दिया। गांव के लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमेशा अपनी पत्नी के इशारों पर चलने वाला जय आज अचानक अपनी पत्नी पर हाथ क्यों उठा रहा है? लाडू जय के गुस्से से बचने की कोशिश कर रही थी, मगर जय आज पूरी तरह गुस्से में भरा हुआ था। जय लगातार लाडू को थप्पड़ मारता जा रहा था, जैसे उसके अंदर का सारा गुस्सा आज फूट पड़ा हो। उसकी अंतरात्मा जाग गई थी और वह खुद से यही सवाल कर रहा था कि उसने हमेशा अपने भाई के साथ गलत किया, उसे धोखा दिया, उसे गालियां दी, और आज जब इतना कुछ हो गया तो भी उसका भाई उसकी खातिर पूरे गांव के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। तभी धर्मा की पत्नी लीला दौड़ते हुए आई और लाडू को जय के हाथों से छुड़ाते हुए जय को डांटते हुए बोली, बस कीजिए देवर जी, भले ही बहू से गलती हुई है, मगर इस गलती की अकेली वह जिम्मेदार नहीं है, इसलिए छोड़ दो बहुरिया को। लीला ने लाडू को पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश की। जय चिल्लाते हुए बोला, आज मुझे मत रोको भाभी। जो हिम्मत मैंने आज दिखाई है, अगर वही हिम्मत उस दिन दिखाई होती जब ये पहली बार मुझसे गलत करवा रही थी, तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। इसकी चालाकी और धूर्तता के कारण मेरा जमीर और आत्मा मुझे कचोट रही है। मुखिया जी, आपने सही कहा, मैंने जो गलती की है उसकी माफी मुझे नहीं मिलनी चाहिए। मैंने अपने धर्म से, अपने आप से, अपने पिता समान भाई से और अपने गांव से धोखा किया है। मुझे गांव से बाहर निकालने की सजा नहीं, बल्कि मुझे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जय यह कहते हुए जमीन पर बैठकर रोने लगा। धर्मा ने जय के पास जाकर उसे गले लगाया और चुप कराते हुए कहा, पागल मत बन जय। फिर धर्मा ने हाथ जोड़कर मुखिया जी से कहा, मुखिया जी, मेरे भाई को माफ कर दीजिए। ये कसाई को सारे पैसे वापस कर देगा और पूरे गांव के सामने अपनी गलती की माफी भी मांगेगा, इसलिए कम से कम इसे गांव से निकालने की सजा मत दीजिए। धर्मा की बात सुनकर पंडित जी और मुखिया जी ने एक साथ कहा, धर्मा, तुम्हारी शालीनता और व्यवहार के कारण हम इसे माफ कर रहे हैं, इसलिए इसे गांव छोड़ने की सजा नहीं देंगे। इसे कहो कि कसाई को 10,000 रुपए दे दे। जय दौड़कर घर से पैसे ले आया। कुछ पैसे तो उसने खर्च कर दिए थे, बाकी के पैसे लेकर उसने मुखिया जी के हाथ में दिए और बोला, मुखिया जी, मेरी गलती माफ करके ये पैसा आप कसाई को देकर विदा करें। मुखिया जी ने कसाई को बुलाया और उसके हाथ में पैसे देकर बोले, देखो, आज के बाद अगर चोरी से भी तुमने कोई जानवर खरीदा तो याद रखना, इस बार तो तुम्हारे पैसे वापस करवा रहा हूं, मगर अगली बार तुम्हारी खातिरदारी इससे भी अच्छे तरीके से होगी। कसाई पैसे लेकर वहां से चला गया और बोला, आज के बाद मैं आपके गांव में पलटकर भी नहीं देखूंगा। जय आगे बढ़ते हुए धर्मा के पांव पकड़कर जोर जोर से रोने लगा और बार बार कहने लगा, भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत अपमानित किया, चोरी का इल्जाम लगाया। अब तो मुझे अपने आप से भी घृणा हो रही है। आप ही ने मेरे पिता के गुजरने के बाद मेरा ख्याल रखा, मुझे अपने पुत्र की तरह पाला।
इस भाई ने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया, आत्मसम्मान से जीना सिखाया। लेकिन न जाने वो कौन सा मनहूस पल था जब मेरा विवाह हुआ और सब कुछ उल्टा हो गया। मेरी जिंदगी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, मेरी सारी खुशियों पर काली छाया पड़ गई, मेरी उम्मीदें टूट गईं, मेरा प्यार और दया सब खत्म हो गया। धर्मा ने जय को गले लगाया और उसे समझाते हुए उसके आंसू पोंछे। बोला, जो हुआ उसे भूल जा, इसे बुरा वक्त मानकर आगे बढ़। आज का बुरा वक्त भी भगवान की दया से टल गया है। तू बहुरिया को मनहूस कह रहा है, जबकि मनहूस तो समय था, मनहूस तो हमारी किस्मत हो चली थी, हमारा प्रेम हो चला था। तभी लीला बोल पड़ी, अरे कुछ नहीं। इन दोनों भाइयों के असीम प्रेम को किसी दुश्मन की नजर लग गई थी। खैर, अंत भला तो सब भला। लाडो रोते हुए लीला के पास आई और उसके पैरों में गिरकर रोना चाह रही थी, मगर लीला ने उसके हाथों को पकड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और बोली, तू मेरी अच्छी देवरानी है और देवरानी की जगह पैरों में नहीं दिल में होती है, इसलिए एक बार फिर से मेरे गले लग जा। लीला ने लाडो को अपने गले से लगा लिया। धरती माँ के गले से लिपटकर जय और लाडो अपनी गलतियों की माफी मांग रहे थे। हालात और समय ने दोनों के दिलों में परिवर्तन कर दिया था। उनका आत्मसम्मान जाग चुका था। उन्हें एहसास हो चुका था कि जिस बड़े भाई को वे दुश्मन समझते थे, उसी भाई और भाभी ने उन्हें गांव से बाहर निकालने की सजा से बचाया था। वे आंसुओं के जरिए अपनी आत्मा को धो रहे थे। धर्मा जय को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जय बोला, नहीं भैया, आज मुझे जी भर कर रोने दो। आज ये आंसू मेरे भीतर की सारी ईर्ष्या और नफरत को धो डालेंगे। तभी चंपा और चमेली दौड़ते हुए आए और धर्मा के पांव पकड़कर बोले, आज बहुत शुभ दिन है, आज हमारे चाचा चाची की नाराजगी खत्म हो गई। ये सुनकर जय ने चंपा और चमेली को गोद में उठा लिया और उन्हें प्यार करते हुए बोला, हाँ बेटा, आज से पहले तुम्हारे चाचा बहुत भटक गए थे, मगर आज तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारी माँ की वजह से मेरा मन फिर से बदल गया है। अब मैं एक नया इंसान और एक अच्छा आदमी बन गया हूं। ये परिवार मुझे मिल गया है। ऐसा कहते हुए चंपक और चमेली को चूमकर उन्हें गोद से उतारा। फिर जय ने पूरे सम्मान के साथ पंचों के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं पंचों से माफी मांगता हूं, अपनी आज तक की सारी गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं वादा करता हूं कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे मेरे भैया भाभी या माँ को गांव वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। मुखिया जी और पंडित जी ने अपनी जगह से उठकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम अपनी गलती मानते हो तो हम तुम्हें माफ करते हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन अपनी गलती को सुधारना ही असली इंसानियत है। अपने पुराने गुनाहों को भूलकर नए सिरे से जीवन की शुरुआत करो। अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जियो और गांव का नाम ऊंचा करो। जय ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मुखिया जी, मैं वादा करता हूं कि अब कोई गलती नहीं होगी। फिर जय ने चंपक और चमेली को गोद में उठाया और धर्मा के साथ घर की ओर चल पड़ा। लीला भी मुस्कुराते हुए लाडो को पकड़कर घर के अंदर ले गई। पंचायत के सारे सदस्य भी मुस्कुराते हुए अपने अपने घर चले गए। माहौल पूरी तरह बदल चुका था और सबसे ज्यादा बदलाव जय और लाडो में आया था। दोनों ने अपनी सारी बुराइयों को छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दिया था। वे अब अपने भैया भाभी के साथ हंसी खुशी से नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे। अभी धर्मा जागता उससे पहले ही जय पूरे आंगन में झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर देता। अपने सभी काम और खेती के सामानों को भी एक जगह सलीके से रख देता। लाडो भी लीला के उठने से पहले पूरे घर की साफ सफाई करके घर के सारे कामों में लग जाती। अब वे चंपक और चमेली को एक माँ की तरह प्यार करने लगी। जब भी चंपक और चमेली उसे चाची कहकर बुलाते तो वह मुस्कुराते हुए कहती, चाची नहीं, छोटी अम्मा कहकर बुलाओ, क्योंकि अब तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है। लीला मुस्कुराते हुए बोली, अरे बहुरिया, ये सब क्या कह रही है? सुबह सुबह सारा काम लेकर बैठ गई, मुझे भी करने दे, बैठे बैठे मेरा हाल ठीक नहीं रहता। लाडो मुस्कुराते हुए बोली, बड़ी दीदी, आपने बहुत दिन तक काम किया,
अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। अब आपके रानी बनकर आराम करने के दिन है, इसीलिए आप सिर्फ आदेश दें, बाकी सारी जिम्मेदारियां अब मैं निभाऊंगी। जय हाथ में पानी की बाल्टी लिए नाले के पास पहुंचा। तभी धर्मा के पास आया और बोला, भैया ये पानी का क्या करेंगे? धर्मा ने कहा, मुझे तो आदत सी हो गई है अपने उन दोनों बहनों को सुबह शाम दाना पानी देने की, इसलिए आज भी मैं ये पानी लेकर उनके नांद को धोकर भर देता हूं, ताकि कोई भी जानवर इस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा सके। जय ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैंने बिना सोचे समझे बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं जानता हूं कि वे आपके लिए सिर्फ जानवर नहीं बल्कि आपके बच्चों के समान थे, फिर भी मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। धर्मा ने कहा, कोई बात नहीं मेरे भाई, गलती तो हो ही गई, लेकिन अब उस गलती को सुधारना जरूरी है। जय ने कहा, हाँ भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब मुझे भी उनकी चिंता होने लगी है। पता नहीं वे दोनों बेचारे कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। धर्मा ने कहा, हाँ भाई चिंता तो बिल्कुल जायज है। खंडित जी ने कहा था कि प्रायश्चित करने से पापों का अंत होता है, इसलिए मैं अब उन्हें ढूंढने निकलूंगा, शायद यही मेरा प्रायश्चित होगा। जय और धर्मा अपने लाडले जानवरों की तलाश में निकल पड़े। धर्मा ने कहा, देखो भाई, जाते जाते ये बेचारे हमारे बीच की नफरत की दीवार को गिरा गए। हमारे दिलों में जो नफरत थी उसे प्यार में बदल दिया। पता नहीं बेचारे कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। धर्मा यह कहते हुए रोने लगा। जय दौड़ते हुए उसकी तरफ गया और बोला, भैया आप चिंता न करें, मुझे यकीन है कि हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे। आज से ही मैं उनकी तलाश में निकल जाता हूँ। जय ने लाडो को आवाज लगाई, अजी एक काम करो, खाना पानी तैयार करके दे दो, मैं जा रहा हूं अपने दुलारे जानवरों को ढूंढने। लाडो ने कहा, जी अच्छा मैं अभी करती हूं। तभी धर्मा बोला, रुक जाओ जय, मैं भी चलता हूं। उन्हें देखे जमाना हो गया है और बिना उन्हें देखे मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए हम दोनों साथ चलते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। लीला ने एक झोले में खाना पानी बांधकर धर्मा को दिया और कहा, ये लो खाना और पानी तैयार हो गया है। उन्होंने झोला लिया और दोनों भाई अपने लाडले जानवरों को ढूंढने एक बार फिर सड़कों पर निकल पड़े। चमेली पीछे से चिल्लाते हुए बोली, बाबूजी, चाचा जी, अपने दोनों बहनों को जरूर लेकर आना, हम लोग उनके लिए मीठी रोटी बना रहे हैं। धर्मा और जय ने कहा, हाँ बेटा, हम उन्हें ढूंढकर जरूर लाएंगे। दोनों भाई अपने जानवरों की तलाश में आगे बढ़ते गए, एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत के साथ। दोनों भाई आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, नाली और खाने की चिंता भी साथ साथ कर रहे थे और उन्हें ढूंढने की कोशिश भी कर रहे थे। सुबह का सूरज अब अपने तेज प्रकाश से दिन की शुरुआत कर चुका था। धीरे धीरे सुबह दोपहर में बदल चुकी थी और गर्मी ने धरती को तपाने का काम शुरू कर दिया था। इस तेज धूप में पसीने से तरबतर दोनों भाई अपने बैलों को ढूंढने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। जहां भी जानवरों का झुंड दिखता वे वहीं रुक जाते और लाल और काली को ढूंढने लगते, लेकिन जब वे झुंड में उन्हें नहीं पाते तो उनके चेहरे पर निराशा और परेशानी का साया फिर से मंडराने लगता। दोनों भाई आगे बढ़ते और लाल और काली की खोज में सड़कों पर अपनी साइकिलें तेज कर देते। जय मुस्कुराते हुए बोला, भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उन दोनों बहनों को सिर्फ जानवर समझा। आज उनकी अहमियत ने मेरी सोच बदल दी है। मुझे नहीं पता कि मैं उनकी कृपा या यह कर्ज कैसे चुकाऊंगा। धर्मा साइकिल चलाते हुए बोला, तू चिंता मत कर भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया और अपनी जिम्मेदारियों को पहचान लिया, यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। मगर मैं भी बेचैन हूं, पता नहीं मेरे दोनों बच्चे कहां होंगे। दोनों भाई सड़कों पर साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी एक तालाब के किनारे उन्हें जानवरों का झुंड दिखाई दिया। दोनों ने अपनी साइकिल वहां खड़ी की और तालाब के किनारे पहुंच गए। वहां कई जानवर घूम रहे थे, गाय, भैंस, बकरियां। कुछ चरवाहे डंडे लिए आसपास घूम रहे थे। जय एक चरवाहे के पास गया और बोला, भैया लाल और काले रंग के दो हट्टे कट्टे बैल थे, क्या आपने कहीं देखा?
चरवाहे ने जवाब दिया, नहीं भैया, मैंने तो ऐसे कोई बैल यहाँ नहीं देखे। ये सुनकर दोनों भाइयों का चेहरा फिर से उदास हो गया और वे अपनी साइकिल पर आगे बढ़ने लगे। अब सूरज ढलने को था और शाम होने वाली थी। जैसे जैसे दिन ढल रहा था वैसे वैसे दोनों भाइयों की निराशा और चिंता बढ़ती जा रही थी। समय तेजी से बीत रहा था, लेकिन लाल और काली का कोई सुराग नहीं मिला। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्होंने हर जगह ढूंढ लिया था, लेकिन दोनों बैलों का कोई पता नहीं चला। सूरज अब अपने ढलान पर था और शाम होते होते धर्मा का मन निराशा से भर गया था। अचानक एक बाजार में धर्मा ने अपनी साइकिल रोकी और बोला, चल भाई, चाय पीते हैं। जय ने कहा, ठीक है भैया, और दोनों चाय की दुकान पर चले गए। धर्मा ने चाय वाले से कहा, काका, 2 कप गर्मा गर्म चाय देना, आज बहुत थक गए हैं। चाय वाले ने कहा, हाँ बेटवा, अभी लाता हूँ, और 2 ग्लास चाय लेकर आया। धर्मा और जय चाय पीते हुए लाल और काली के बारे में बात करने लगे। तभी चाय वाला उत्सुकता से बोला, क्या हो गया भैया, बड़े परेशान लग रहे हो। धर्मा ने कहा, काका, 10 दिन हो गए हमारे 2 बैल खोए हुए हैं। हमने हर जगह ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। चाय वाले ने पूछा, बैल कैसे थे भैया। जय ने कहा, काका, एक लाल रंग का था और एक काले रंग का था, दोनों थे। चाय वाले ने कहा, तब तो भैया मिलना मुश्किल है। धर्मा ने हैरानी से पूछा, क्यों काका। चाय वाले ने कहा, बेटवा, रात में कुछ लोग गाड़ियां लेकर सड़कों पर घूमते हैं और अच्छे खासे दिखने वाले गाय बैलों को चोरी करके ले जाते हैं। 1-2 बार मैंने उन्हें भगाया, लेकिन चोर अपनी आदत से बाज नहीं आते। चोरी होने की खबर मिलती रहती है। लोग यहाँ हमारे दुकान पर बैठकर इस बारे में चर्चा करते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बैल मिलना मुश्किल है, खासकर जब 10 दिन हो गए और बैल इतने सुंदर और हट्टे कट्टे थे। चाय वाले की बात सुनकर धर्मा का चेहरा उतर गया। जो उम्मीद उनके मन में थी अब टूट चुकी थी। बैलों के मिल जाने की उम्मीदें अब निराशा में बदल गई थी। धर्मा के चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने बैलों के खो जाने पर जोर जोर से रो पड़ेंगे। जय ने कहा, भैया, मुझे नहीं लगता कि हमारे लाल और काली अब मिल पाएंगे। इतने दिन तक अगर वो होते तो अब तक लौट आते। कहते हुए धर्मा अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और फूट फूट कर रो पड़ा। जय दौड़कर अपने भाई को पकड़कर उसे चुप कराते हुए बोला, भैया, निराश मत हो, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, मगर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो जी चाहता है कि इसी तालाब में डूबकर अपनी जान दे दूं। धर्मा ने उसे रोका और कहा, नहीं भाई, जो कुछ हुआ है उसे छोड़ो, चलो अब घर की ओर लौट चले। घर वाले और बच्चे भी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें भी बेचैनी लगी होगी। कहते हुए धर्मा ने अपने आंसू पहुंचे और बनावटी मुस्कान के साथ साइकिल पर सवार हो गया। जय भी उदास चेहरे के साथ साइकिल पर सवार हो गया। दोनों भाई साइकिल चलाते हुए घर की ओर बढ़ने लगे। इस बीच आसमान में रात के आने की तैयारी हो रही थी। नीला, लाल, चंपक और चमेली बेचैनी से अपने पिता और चाचा का इंतजार कर रहे थे। लाली और काली की प्रतीक्षा में चलेली अपने हाथों से मीठी रोटियां बनाते हुए मुस्कुराती जा रही थी। बार बार वह अपनी माँ से पूछती, माँ, कितनी देर लगेगी हमारे लाली और काली को आने में। आज मैंने उनके लिए खुद से मीठी रोटियां बनाई है, जब वो आएंगे तो मैं उन्हें खिलाऊंगी और फिर वो दोबारा हमारा घर कभी नहीं छोड़ेंगे। उसकी माँ ने जवाब दिया, आ जाएंगी बेटी, जल्दी ही आ जाएंगी। तुम्हारे पापा और चाचा उन्हें लाने गए हैं, बस आते ही होंगे। वक्त धीरे धीरे खिसक रहा था और साथ ही साथ बेचैनी भी बढ़ रही थी। कुछ समय बाद धर्म और जय जब घर के पास पहुंचे तो सभी की निगाहें बेसब्री से उनकी ओर टिकी थी। लीला, लाडो, चंपक और चमेली की आंखें अधीरता से धर्मा और जय पर टिकी थी, लेकिन लाली और काली कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उनकी अनुपस्थिति ने निराशा की लहर को जन्म दिया। चंपक रोते हुए धर्मा के पास पहुंचा और बोला, बाबूजी, हमारे लाली और काली क्यों नहीं आए। धर्मा ने धीरज बंधाते हुए कहा, बेटा, लगता है हमारे लाली और काली
हमसे हमेशा के लिए बिछुड़ गए हैं। वो हमसे नाराज हो गए हैं और अब शायद ही कभी वापस लौटे। धर्मा ने चंपक का हाथ पकड़ा और उसे साइकिल पर बैठाकर लाली और काली के नाम की पट्टी के पास रुक गया। नीला समझ चुकी थी कि क्या हो चुका है, इसलिए उसने चुपचाप पानी का जग लिया और धर्मा के हाथ धुलाने लगी। चमेली ने मीठी रोटियां हाथ में लेकर धर्मा से पूछा, चाचा जी, हमारे बैल नहीं आए और मैं मीठी रोटियां किसे खिलाऊं? मेरे साथ अब कौन खेलेगा? कौन मेरे हाथों से रोटी खाएगा? ये कहते कहते चमेली रोने लगी। धर्मा ने उसे गोद में उठाया और कहा, मत रो बेटी, मत रो। हम तुम्हारे लिए नया लाली और काली लेकर आएंगे, चिंता मत करो। ये कहते हुए वे सभी घर के अंदर चले गए। लाली और काली के न मिलने के कारण धर्मा काफी उदास रहने लगा। हमेशा हंसने हंसाने वाला, अपने कामों में मस्त रहने वाला धर्मा अब चुप और शांत हो चुका था। उसका मन हर वक्त अपने दोनों बैलों के बारे में सोचता रहता और वह उनके नाम के पास जाकर मंडराता रहता। जब उसका मन करता वह नांद को साफ करता, उसमें पानी भरता। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। धीरे धीरे उसकी शारीरिक ताकत कमजोर होती जा रही थी, जैसे बुझता हुआ दिया। धर्मा की इस हालत को देखकर घर के लोग भी चिंतित रहने लगे। लीला, जय और लाडो सब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर धर्मा को हुआ क्या है। सभी ने उसे समझाने का प्रयास किया, मगर धर्मा को किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी। वह बस अपने दोनों बैलों की याद में डूबा जा रहा था। इस गहरे दुख में वह खाने पीने की भी चिंता नहीं करता था और ना ही ठीक से सोता था। रात में उठकर उन दोनों बैलों की नांद के पास जाता और इधर उधर झांकता, फिर वहीं किनारे बैठकर उदास रहने लगता। उसे किसी काम की चिंता नहीं थी और ना ही परिवार की। धर्मा एक अजीब सी स्थिति में पहुंच चुका था, जहां वह अपने गम और दुखों को भीतर समेटे अपनी अंतरात्मा को जला रहा था। लीला भी उसे देखकर रोने लगती, क्योंकि वह अपने पति का दुख देख नहीं पा रही थी। लीला को रोते देख जय और लाडू भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। जय ने रोते हुए कहा, न जाने कौन सा मनहूस पल था जब हमारे मन में उन दोनों जानवरों के प्रति इतनी नफरत भर गई, और आज हमारी गलती से न जाने वे दोनों कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। लीला बोली, सब ठीक हो जाएगा बहुरिया। वो चले गए तो चले गए, मगर ऐसा कभी होता है क्या कि जानवरों के बिछड़ने पर हम अपने प्रियजनों की तरह गम करें? यहाँ लोग मर जाते हैं और कुछ ही दिनों में उन्हें भुला दिया जाता है, और यहाँ चंपक के बाबूजी उन दोनों बैलों के लिए खुद को मारते जा रहे हैं। ये कितना सही है? लीला की बात सुनकर जय बोला, आप सही कह रही हैं भाभी, मगर क्या करें, भैया ने उन दोनों बैलों को हमेशा जानवर नहीं बल्कि अपने बच्चों की तरह समझा, और जब बच्चे बिछड़ते हैं तो माता पिता पर क्या बीतती है, आज भैया को देखकर समझ आता है। धर्मा की हालत दिन ब दिन पागलों जैसी होती जा रही थी। लीला ने रोते हुए कहा, आखिर क्या करें भैया? ऐसा क्या कहूं कि इनकी मनोस्थिति एक बार फिर पहले जैसी हो जाए, ठीक हो जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद जय बोला, भाभी, क्यों ना हम नए बैल खरीद कर ले आएं? हो सकता है कि नए बैलों के आ जाने से भैया के मन में वही पुरानी आत्मीयता और लगाव जाग उठे जैसे पहले हुआ करता था। यदि ऐसा होता है तो तुम्हारा सुझाव बिल्कुल सही है। इन हालातों में हमारे पास यही एक उपाय है कि एक बार फिर हमारे घर में 2 बैल आ जाएं, तो शायद तुम्हारे भैया पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ये सोचते हुए लीला ने हामी भरी और बोली, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तभी जय ने कहा, भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सोनपुर का मेला लग चुका है, मैं आज ही वहां से 2 अच्छे बैल खरीद कर ले आता हूँ। लीला ने अपनी जगह से उठकर अलमारी से कुछ पैसे निकाले और जय के हाथ में देते हुए बोली, लो देवर जी, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें ले जाओ और जाकर नए बैल खरीद लाओ। जो भी करना हो करो, पर इन्हें ठीक कर दो। इन्हें पहले जैसा हंसमुख और चिंता मुक्त बना दो। इनकी ऐसी हालत देखकर मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए। जय ने आश्वस्त करते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कहते हुए जय ने पैसे लिए और फिर लाडो को आवाज दी, लाडो,